Hello everyone, am I audible? Am I audible to all of you? Yes, ma'am, it is audible. Okay. Today we will discuss Western philosophies. Western philosophies. In English, page number 68. Page number 68, Western philosophies. हिंदी में देखिए आदर्शवाद. आदर्शवाद. मैम पेज नंबर हिंदी में. हिंदी में देखिए एक बार पेज नंबर कहाँ है. पाश्चात्य फिलॉसफी है, दर्शन. ठीक है, उसमें आपको सबसे पहले करना है आदर्शवाद. एक बार आप देख लो, निकाल लो पेज नंबर. इंग्लिश में 68 है ना, तो हिंदी में भी इसके आसपास ही होना चाहिए. पर देखो मिल गया हिंदी वालों को. इंग्लिश पेज नंबर 68 नीचे देखो. एक क्वेश्चन है, डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ रिजल्ट. मिल गया आदर्शवाद 64 पे. 64 पेज नंबर हिंदी में देखो आदर्शवाद. डन एवरीवन. मिल गया सबको. यस मैम मिल गया. ठीक है. ठीक है, पहले आपके सिलेबस में वैसे इंडियन फिलॉसफी है. ठीक है, भारतीय दर्शन. पर उसमें ठीक है, आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा बहुत पेशेंटली ध्यान से सुनना पड़ेगा. उसमें लगता है ऐसे मोक्ष आत्मा परमात्मा की बातें होंगी. ठीक है, ऐसे लगेगा आपको जैसे प्रवचन में बैठे हुए हैं. इसलिए मैं चाहती हूँ पहले वेस्टर्न पढ़ लो, फिर हम इंडियन फिलॉसफीज पढ़ेंगे. ठीक है, वेस्टर्न में फर्स्ट है आपका आदर्शवाद, या हम इसको बोलते हैं आइडियलिज्म. तो पहले से पहले हम वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ने से पहले देखते हैं फिलॉसफी होती क्या है. फिलॉसफी लोगों की बिलीफ है, सोच है. ठीक है, हर की लाइफ की बोलते हैं ना अपनी फिलॉसफी होती है. ठीक है, आप क्या सोचते हो चीजों को लेके, कैसी आपकी बिलीफ है, कैसी आपकी सोच है, उसी को हम बोलते हैं दर्शन. ठीक है, फिलॉसफी. ठीक है, आप जो देखते हैं आइडियलिज्म के मेन जो सपोर्टर्स है. आइडियलिज्म क्या होता है? आदर्शवाद. ठीक है, एक आदर्शवादी सोच कि सच बोलो. ठीक है, झूठ मत बोलो, किसी को चीट मत करो. आइडियल बिल्कुल जो होता है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं आदर्शवाद. तो मेन में जो सपोर्टर्स है उसके वो है सोक्रेटिस है, प्लेटो है. ठीक है, एरिस्टोटल है. सोक्रेटिस के स्टूडेंट ही थे प्लेटो. प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल. तो ये सारे सेम ही फिलॉसफी फॉलो करते हैं. उसके बाद है कैंट है, हेगल है, बार्कले है. ठीक है, फ्रोबल है, फिच है, वैदिक ऋषिज है, गुरु नानक है, स्वामी विवेकानंद है. ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती है. ठीक है, महात्मा गांधी है, राधा कृष्णन है, और भी बहुत लोग हैं. इसमें रविंद्रनाथ टैगोर को भी दे रखा है आइडियलिज्म में, पर रविंद्रनाथ टैगोर को हम नेचुरलिज्म के अंदर पढ़ेंगे. और एग्जाम में अगर आपका आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की फिलोसफी लिखनी है, तो आपको आइडियलिज्म नहीं लिखना, आपको नेचुरलिज्म लिखना है. ठीक है, पर इसमें दे रखा है, पर नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर मेन जो है वो नेचुरलिज्म के सपोर्टर है. ठीक है,
आइडियल वर्ड आया है आइडिया से। उसमें बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया में वो मटेरियल्स नहीं है, मटेरियल थिंग्स नहीं है, बल्कि लोगों की सोच है, विचार ऊंचे होने चाहिए। ठीक है, तो आइडियलिज्म क्या क्या कहता है, आदर्शवाद एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आइडियलिज्म देखो, फिलॉसफी चाहे कोई भी पढ़ेंगे उसके अंदर हम तीन चीजें जरूर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मेटाफिजिक्स, दूसरा पढ़ेंगे एपिस्टेमोलॉजी, और तीसरा पढ़ेंगे एक्सियोलॉजी। ठीक है, ये क्या क्या होते हैं? मेटाफिजिक्स होता है, ठीक है, मेटाफिजिक्स में ये बताया जाएगा कि सच्चाई क्या है इस दुनिया में, ठीक है, सच्चा क्या है। एपिस्टेमोलॉजी में, ठीक है, हम नॉलेज की बात करेंगे कि नॉलेज कहाँ से हमें मिलती है। एक्सियोलॉजी में हम वैल्यूज की बात करते हैं, ठीक है, वैल्यूज की बात करते हैं। तो ये तीनों चीजें हर फिलोसफी में बात करेंगे कि वैल्यू के बारे में क्या बोला गया है, इस वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस के बारे में क्या बोला गया है, और हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है इसके बारे में क्या बोला गया है। तो ये तीनों चीजें हर फिलोसफी में आएंगी, पर उसके हिसाब से उसमें बदल जाएंगी चीजें। ठीक है, तो जैसे मेटाफिजिक्स में इसमें क्या बोलते हैं, आइडियलिज्म या आदर्शवाद में क्या कहते हैं, ठीक है, इसमें बोलते हैं अल्टीमेट रियलिटी क्या है, माइंड है, आइडिया है, मटेरियल कुछ भी नहीं है, और पूरी दुनिया का क्रिएटर कौन है, गॉड है। ठीक है, गॉड को क्रिएटर मानते हैं, कंट्रोलर मानते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में आपको नॉलेज कहां से मिलती है, एपिस्टेमोलॉजी में हमेशा ये डिस्कस करेंगे नॉलेज कहां से मिलती है। तो नॉलेज मिलती है मीडियम ऑफ आइडिया, जब आइडिया शेयर करते हैं एक दूसरे से तो आपको नॉलेज मिलती है, कॉन्सेप्ट से आपको नॉलेज मिलती है। ठीक है, और आइडियलिज्म में ये माना जाता है कि जो हम सेंसेस से जो ऑर्गन नॉलेज लेते हैं ना, सेंस ऑर्गन से देख के या सुन के या चख के, ठीक है, या स्किन से फील करके जो भी नॉलेज मिल रही है वो कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, वो कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, हम जब तक अपने अंदर इनर सेल्फ को जानेंगे वो असली नॉलेज होती है। ठीक है, इनर सेल्फ को जानना, अपने अंदर की चीजों को जानना, अपने वैल्यूज को जगाना, वो असली नॉलेज होती है। ठीक है, इसे मेडिटेशन हो गया, मेडिटेशन करना चाहिए, तब आपको असली नॉलेज मिलेगी। ठीक है, साल्वेशन, मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को एक ऊंचे लेवल पे जा सकते हैं, इन सब चीजों को समझोगे तो आपको असली नॉलेज मिलेगी। ठीक है, बाकी अब जो सेंस ऑर्गन जो परसीव कर, कुछ अच्छा देख के खुश हो रहे हैं, कुछ अच्छा खा के खुश हो रहे हैं, कह रहे ये नॉलेज इनकम्प्लीट है, ये मटेरियलिस्टिक दुनिया की बातें हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सियोलॉजी में वैल्यूज। तो आइडियलिज्म मानता है, ठीक है, वैल्यूज कैसे होने चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यूज होनी चाहिए, परमानेंट वैल्यूज होनी चाहिए। अगर आप झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो। ऐसा नहीं है कि आज मैंने झूठ नहीं बोला पर कल जरूरत पड़े तो बोल दिया, परसों फिर मैं कहती हूँ मैं झूठ नहीं बोलती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट और परमानेंट होना चाहिए, जो भी वैल्यूज आपकी लाइफ में है वो बदलने नहीं चाहिए समय के साथ। ठीक है, एब्सोल्यूट और परमानेंट होनी चाहिए। जैसे वो सच के लिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। ठीक है, सच के पीछे उनका घर बार सब चला गया, राज्य चला गया, फिर उन्होंने बाद में एक शमशान घाट पे काम किया जहाँ पे वो लाशों को जलाते थे। उनकी वाईफाई, पैसा नहीं था, बच्चे की उनकी डेथ हो गई थी, बच्चे को जलाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते थे, जो डेड बॉडी लेके आता है ना उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं उसको जलाने के लिए, उसका धर्म है, मतलब बिना पैसे लिए आप नहीं जला सकते। तो उनके बच्चे की डेड बॉडी, उनकी वाइफ ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, डेड बॉडी को जलाने दीजिए। ठीक है, पर इन्होंने मना कर दिया, बिना पैसे के मैं डेड बॉडी नहीं जला सकता। तो ये ऐसा जो है वैल्यू, वो कैसा वैल्यू हो, एब्सोल्यूट वैल्यू हो, किसी हाल में नहीं बदलेगा। ठीक है, किसी हाल में नहीं बदलेगा। तो आइडियलिज्म कहता है कि वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट और परमानेंट होनी चाहिए, चेंज ना हो। सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से नहीं कि आज फॉलो कर लिया कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसमें मानते हैं, कौन सी वैल्यू ज्यादा मानते हैं, आइडियलिस्टिक मानते हैं ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और सत्य ही सुंदर है। ठीक है, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस मानते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सच के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। ठीक है, सच बोलो। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है आइडियलिज्म के, आदर्शवाद के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, माइंड एंड स्पिरिट, आपका मन और आत्मा है ना, वही मिलकर आपको सच्चाई दिखाएगा या बताएगा। ठीक है, जो स्पिरिचुअल नेचर है, ठीक है, जो आत्मा की चीजें है ना वही असली चीज है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज पाना वो असली आपका ज्ञान है।
ठीक है, ये मानता है। मैन बीइंग स्पिरिचुअल इज द सुप्रीम क्रिएशन, भगवान ने, ठीक है, इंसान को ये सोच के क्रिएट किया है कि ये स्पिरिचुअल थिंकिंग को, ठीक है, रखेगा और बढ़ावा देगा। ठीक है, जानवरों से हमें अलग बनाया है तो कुछ तो सोच के बनाया है, वो तो बोले स्पिरिचुअल थिंकिंग करो, भगवान का नाम लो, ठीक है, आत्मा को कनेक्ट करने की कोशिश करो गॉड से। यूनिवर्सल माइंड, ठीक है, यूनिवर्सल माइंड, तो बोला कि हमारा जो मन है वो छोटा सा एक पार्ट है पूरे यूनिवर्स का, ठीक है। फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है, जो हमने बोला ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, उसमें बिलीव करती है। रियल नॉलेज इज परसीव्ड इन माइंड, जो सच्ची नॉलेज है वो आपको आपके मन में, ठीक है, प्राप्त होगी, ठीक है, जब आप गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। जो सेंसेस से जो चीजें देख रहे हो सब झूठ है, मोह माया है, ठीक है, ये चीज है। स्पेशल एम्फेसिस ऑन द नॉर्मेटिव एंड सोशल साइंसेस, ग्रेटर और स्पेशल एम्फेसिस था एथिक्स पे, लॉजिक पे, ठीक है, एस्थेटिक पे, इस पे ज्यादा बिलीव करते थे ये लोग, ठीक है। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, इससे इस पे ज्यादा फोकस करते थे, साइंस वगैरह सब्जेक्ट पे कम फोकस करते थे, ठीक है। ये बोलते थे वैल्यूज को ज्यादा मानो, ठीक है, अपने वैल्यूज को रखो आगे। बिलीफ इन इवोल्यूशन, ठीक है, बिलीफ इन इवोल्यूशन में ये मानते थे कि पुरानी चीजें होती है वो धीरे धीरे चेंज होती है और नई चीजें बनती है। और वैल्यूज के केस में इन्होंने बोला कि धीरे धीरे वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, पर उन वैल्यूज की हेल्प से आप एक टाइम एक स्टेज को अचीव करते हो जहां पे आपको सारी फिजिकल चीजों से कोई लगाव नहीं रह जाता और उस टाइम सिर्फ आप भगवान के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो ये चीज होती है। उसके बाद है बिलीफ इन इवोल्यूशन, फ्रीडम ऑफ ह्यूमन माइंड फ्रॉम इग्नोरेंस, ठीक है, किसी चीज को इग्नोर मत करो, ठीक है, ध्यान दो उस पे, उसको ठीक करो। उसके बाद है फुल फेथ इन डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंसान पे आप कंप्लीटली भरोसा कर सकते हो क्योंकि वो सच को मान रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हर इंसान सच बोलता है, वैल्यूज फॉलो करता है, तो आप एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हो। मैन इज नॉट इन्वेंटर ऑफ एनीथिंग, ठीक है, इंसान किसी चीज का इन्वेंटर नहीं है बल्कि डिस्कवरर है, क्योंकि इन्वेंटर तो गॉड को मान रहे हैं, तो इंसान क्या है, डिस्कवर, उसने खाली डिस्कवर की ये चीज है, इन्वेंट कुछ भी नहीं किया, इन्वेंट गॉड ने किया है, जो भी किया है। यूनिवर्स, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किससे मिलके बना है, स्पिरिट, आत्मा से आपकी, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं आइडियलिज्म। ये तो जो आइडियलिस्टिक लोग हैं वो इन चीजों को मानते हैं अपने अंदर। अब एजुकेशन में इसका क्या रोल है, क्योंकि हम बीएड में पढ़ रहे हैं आइडियलिज्म, तो ऑब्वियसली एजुकेशन में इसका क्या रोल है, ठीक है, वो देखेंगे। आइडियलिज्म के हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो आइडियलिज्म के हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जो यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ ट्रूथ को सिखाए, ठीक है, और हमारी लाइफ को पावर दे, सच बोलना सिखाना, ठीक है, सच को इंपॉर्टेंस देना। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानो, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन में अपने आप को आपको पहचानना है, जानना है कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या पावर है, क्या कैपेसिटी है, अपने आप को जानना। फिर एजुकेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल एजुकेशन होना चाहिए, कि एजुकेशन हर एक को मिले, ठीक है, एजुकेशन हर एक को मिलना चाहिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आत्मा, ठीक है, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने इनर सेल्फ को पहचानो, उसको डेवलप करो। ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट करना, ठीक है, उसको प्रमोट करना। कल्टीवेशन ऑफ मोरल वैल्यूज, ठीक है, मोरल वैल्यूज सिखाना बच्चों को, ठीक है, वैल्यूज सिखाना, बच्चों को वैल्यूज सिखाना। प्रिपरेशन फॉर अ हॉली लाइफ, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सिखाना, एजुकेशन के थ्रू हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि एक लाइफ, एक अच्छी लाइफ जियो बड़े हुए, ठीक है, उसमें चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, किसी की हत्या ना करना, ये सब चीजें शामिल है। आजकल जो क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से हॉली लाइफ जीना सिखाना है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रैशनैलिटी, ठीक है, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जहां पे इंटेलिजेंस तो डेवलप हो या नरिश हो बच्चों की इंटेलिजेंस, और रैशनल थिंकिंग करना सीखे, अंधविश्वास ना करें, रैशनल थिंकिंग करना सीखे, लॉजिकल थिंकिंग करना सीखे। मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट, तो मोरल डेवलपमेंट में तो गांधी जी भी बहुत फोकस करते थे। अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है आइडियलिज्म के बारे में लिखो, नहीं तो गांधी जी की फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन लिखो। अगर ऐसे भी आता है तो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है
आइडियलिज्म के बारे में सारा सेम टू सेम लिख रहे हैं कि गांधी जी यही फॉलो करते थे, यही मानते थे। ठीक है, तो ये चीज है अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन दो उसमें डिवाइड किया गया है, जिसमें एक है प्रोक्सीमेट एम और एक है अल्टीमेट एम। ठीक है, प्रोक्सीमेट एम में है अपनी हेल्थ ठीक रखना, फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस करना। ठीक है, गांधी जी भी बोलते थे बच्चों को एक्सरसाइज करना चाहिए, फिट रहना चाहिए। ठीक है, इंटेलिजेंस पे फोकस करना, स्किल सीखना। गांधी जी बोलते थे कि कोई ना कोई क्राफ्ट स्कूल में जरूर सिखाया जाना चाहिए, ताकि अगर बच्चे को बाद में स्कूल छोड़ना पड़े तो उस क्राफ्ट से वो पैसे कमा सके, बना के बेच सके, अपना लिवलीहुड अर्न कर सके। आर्ट, सोशल जस्टिस और कैरेक्टर डेवलपमेंट, एक अच्छा इंसान बनना, अपना कैरेक्टर ठीक रखना। उसके बाद अल्टीमेट एम में आता है ह्यूमैनिटी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इन द इमेज ऑफ डिग्निटी। ह्यूमैनिटी रखना अपने अंदर, ठीक है, लोगों की हेल्प करना और डिग्निटी मेंटेन करना। आप एक इंसान हो, आप जानवर नहीं हो, आप इंसान हो, तो इंसान ह्यूमन बीइंग हो तो आपकी एक डिग्निटी है, उसको मेंटेन करके रखना है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अच्छे वैल्यूज से जीना है। ठीक है, चीन में जानवर दिखाई रहा है, आप एक इंसान हो तो आपको मेहनत करो, कमाओ, फिर खाओ। ठीक है, तो वो डिग्निटी है जो ह्यूमन बीइंग होने की डिग्निटी है, उसको मेंटेन रखनी है। ठीक है, अभी अलग अलग लेवल है एम्स के बना रखे। लोएस्ट लेवल फिजिकल हेल्थ है, फिर इकोनॉमिक फ्रीडम है, जो मैंने बोला ना गांधी जी बोलते थे शुरू से कि क्राफ्ट बनाना सिखाओ बच्चों को, ताकि बच्चा अगर आगे पढ़ाई नहीं कर पाया तो कुछ ना कुछ क्राफ्ट आइटम बना के बेच सकता है। नॉलेज गेन करना, एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी, ये बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं एस्थेटिक सेंस। ठीक है, एस्थेटिक सेंस डेवलप करना, जो बहुत लोगों में नहीं होता है। एस्थेटिक सेंस मैंने फर्स्ट टाइम में बताया था, कोई चाहेगा बताना क्या होता है एस्थेटिक सेंस? एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी क्या होती है? कोई चीज अच्छी लग रही है तो उसकी तारीफ करना। ठीक है, कुछ लोग देखना अगर कोई मूवी देख के आते हैं ना, उनको अच्छी लगे ना, इतनी तारीफ करेंगे, इतना तुमको लगेगा नहीं यार इतना अच्छे से बोलते हैं ना, ऐसा लगता है हमें भी जाके देखना चाहिए। तो एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, कोई चीज अच्छी है ना उसको अप्रिशिएट करना सीख। ठीक है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है, अपना कैरेक्टर बनाना। एंड वर्कशिप, ठीक है, और काम को अपना गॉड मानना। ठीक है, वर्कशिप, तो इसको मानते थे कि इस तरीके से जो एम है एजुकेशन का वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। अब आइडियलिज्म के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा नॉलेज दी जानी चाहिए, ज्यादा वेटेज दी जानी चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला नोइंग, नॉलेज क्लियर होना चाहिए, फीलिंग, जो बच्चा पढ़ रहा है वो फील भी करे। ठीक है, एंड कॉग्निशन, स्ट्राइविंग करना। ठीक है, कॉग्निटिव इफेक्ट तो ब्लूम के तीनों लेवल हो गए। ठीक है, स्ट्राइविंग या कॉग्निशन बोलते हैं, साइकोमोटर करके देखना। ठीक है, करके देखना। साइंस एंड आर्ट्स को इंटीग्रेट करना चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, रिलीजन, एथिक्स, फिलोसफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, इस पे ज्यादा फोकस था, साइंस पे फोकस कम था। बोला था पढ़ाया जाना चाहिए पर ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि गांधी जी बिल्कुल बिलीव करते थे हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी, तो फिजिकल डेवलपमेंट पे तो गांधी जी का बहुत फोकस था कि एक्सरसाइज करो, योगा करो, ठीक है, फिट रहो बिल्कुल। हेल्थ, हाइजीन, गेम, स्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस था। तो आइडियलिस्टिक कहते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए स्कूल में, पढ़ाई में, करिकुलम में होना ही चाहिए। लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए मैथ, साइंस, लैंग्वेज, ये सब भी होने चाहिए। पर ज्यादा इंपॉर्टेंस ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट को देते थे और गेम्स, स्पोर्ट्स इनको देते थे। ठीक है, प्लेटो ने क्या क्या बोला था, प्लेटो के हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, आर्ट्स, पोएट्री, म्यूजिक, रिलीजन, एथिक्स। ठीक है, मॉरल वैल्यूज की भी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि पूरा आइडियलिज्म वैल्यूज की ही बात करता है सबसे ज्यादा, तो वो होना चाहिए। हार्वर्ड ने कौन से सब्जेक्ट बोले हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेन सब्जेक्ट्स बोले हैं, लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, म्यूजिक एंड पोएट्री।
साइंस सब्जेक्ट सेकेंडरी में है, मतलब साइंस पढ़ाया जाना चाहिए पर सेकेंडरी है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है आइडियलिज्म वालों की। करिकुलम टीपी नन, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला फिजिकल सोशल मोरल और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए फिजिकल हेल्थ एथिक्स सोशियोलॉजी रिलीजन और कस्टम होना चाहिए। लिटरेरी एंड एस्थेटिक एक्टिविटीज के लिए लिटरेचर आर्ट म्यूजिक साइंस मैथ्स हिस्ट्री ये सब होना चाहिए। फिर रस का आते हैं, रस ने बोला फिजिकल एक्टिविटी के लिए केयर ऑफ बॉडी और स्किल होना चाहिए, स्पिरिचुअल के लिए इंटेलेक्चुअल मोरल एस्थेटिक और रिलीजियस होना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग आइडियलिस्ट ने अलग अलग बातें बोली है, की ओवरऑल देखा जाए मेन तो ठीक है आर्ट एंड क्राफ्ट फिजिकल एजुकेशन इन सब पे ज्यादा फोकस था, ठीक है, साइंस मैथ्स पे थोड़ा सा कम था। उसके बाद आते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा मेथड से पढ़ाया जाना चाहिए, तो लर्निंग थ्रू रीडिंग कराई जानी चाहिए, लेक्चर मेथड होना चाहिए। लेक्चर मेथड पता है सबको, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ दैट इज लेक्चर मेथड, ठीक है। डिस्कशन मेथड होना चाहिए, अपने लर्नर से आप डिस्कस भी करो, पूछो उनसे। इमिटेशन, ठीक है, इमिटेशन मतलब कोई चीज करके दिखाना, एक्टिंग करके दिखाना, नकल करके दिखाना कि होता कैसे। क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, अपने लर्नर्स जो पढ़ा रहे हो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी करो। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, पहले इजी चीजें पढ़ाओ फिर कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ानी है। इंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है, प्लेवे मेथड भी बोला फ्रॉबल ने, छोटे बच्चों के लिए प्लेवे मेथड होना चाहिए, खेल खेल में पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है, डिस्कशन मेथड भी होना चाहिए, ये सब चीजें बोली गई है। आइडियलिज्म और डिसिप्लिन क्या कहता है, आइडियलिज्म कहता है डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए। बोला क्योंकि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करें तो बिना डिसिप्लिन के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में बोल रहे हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, नहाकर पूजा करनी चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, कुछ भी आप अच्छी चीजें सिखा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक दिन किया टाइम से उठे अगले दिन नहीं उठे तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, तो डिसिप्लिन जरूरी है। और डिसिप्लिन पहले तो आउटवर्ड होगा, पहले आप बाहर से सिखाओगे उसको, फिर धीरे धीरे डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाना चाहिए बच्चा या लर्नर आपका, स्टूडेंट आपका, कि बाद में आपको बार बार बोलना ना पड़े, उसके अंदर ही ऐसे फील कर दो, फीड कर दो बच्चे भी कि वो खुद ही करेंगे, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, बाहर से उसको बोलने की जरूरत ना पड़े। आइडियलिज्म एंड द टीचर, ठीक है, टीचर को तो बिल्कुल बहुत ऊपर का दर्जा दिया जाता है आइडियलिज्म में, ठीक है, बोले कि बहुत वैल्यू शो करने की जरूरत है। अगर हम एडोलेसेंट बच्चे को मना कर रहे हैं कि बेटा स्मोक मत करो, गलत चीज होती है, और स्कूल के बाहर निकलते ही देखता है कि उनका टीचर खुद ही स्मोक कर रहा होता है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो आइडियलिज्म में टीचर को बहुत बोला जाता है कि आप आइडियली बिहेव करो, एक आइडियल टीचर जैसा होता है आपको वैसे बिहेव करना है, क्योंकि लर्नर कहीं ना कहीं आप ही को देख के सीख रहा होता है, ठीक है, तो ये चीज बोलते हैं। तो ये चीज है, टीचर को एक बहुत ही आइडियल पर्सनालिटी बोलो और बताना है, ठीक है, हाईएस्ट क्वालिटी जो होती है मैनकाइंड की वो उनको शो करनी है। आइडियलिज्म एंड द चाइल्ड, ठीक है, तो आइडियलिज्म मानता है आर्टिस्टिक एजुकेशन आइडिया सेंटर्ड होता है, ठीक है, तो बच्चे को सेकेंडरी प्लेस दी गई है, आइडिया जरूरी है, लर्नर सेंटर, आजकल का एजुकेशन कैसा है हमारा, लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड है, सब कुछ बच्चे के हिसाब से करना है, लेकिन आइडियलिज्म कहता है कि जो एजुकेशन कैसा है आइडिया सेंट्रिक है, ठीक है, आइडिया सेंट्रिक, जो वैल्यूज उनको सिखा रहे हैं, जिस चीज उनको पढ़ा रहे हैं वो सेंटर है। मतलब आज के जमाने में क्या चल रहा है कि बच्चे हिसाब से सीखना चाहे तो सबसे मेथड चेंज करना, लेकिन इसमें मेथड पे ध्यान दिया जाएगा, बच्चे को मेथड पे नहीं आइडिया पे, जो चीज आपको सिखाना है उस पे ध्यान ज्यादा है। मतलब अगर बच्चे अगर मान लो मुझे स्पिरिचुअल चीजें सिखाना है, अच्छी बात सिखाना, तो बातों पे फोकस ज्यादा है, ठीक है, अब मुझे देखना है को मैं कैसे सिखाऊंगी बच्चे को, अरे देखिए चाइल्ड सेंटर्ड है कि तुम्हारे हिसाब से तुम 6 बजे जल चढ़ाना है, ये बोलेगा मैं लेट उठता हूं तो तुम 7 बजे चढ़ा लो, ये नहीं, जो आइडिया सिखाना है कि 6 बजे उठ के करना है तो 6 बजे ही उठ के करना है, वो मुझे सबको सिखाना है। फिर मैं यहाँ पे नहीं देखूंगी पर्सन टू पर्सन वैरी करना है कि तू 8 बजे उठता है तू 8 बजे कर लो, तुम 4 बजे उठते हो तो 4 बजे करो, नहीं, अगर मैं सबको सिखा रही हूँ 6 बजे तो सबको 6 बजे ही सिखाऊंगी। यहाँ पे आइडियाज पे वैल्यूज पे फोकस ज्यादा है,
ठीक है, तो ये चीज है। चाइल्ड यहाँ पे सेकेंडरी पोजीशन में रहता है, ठीक है। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग स्कूल कैसा होना चाहिए, ठीक है। आइडियलिज्म के स्कूल एक गार्डन है जिसमें टीचर क्या है, एक गार्डनर का रोल प्ले करता है, और बच्चा एक छोटा सा पौधा है जिसको नरिशमेंट की जरूरत है, ठीक है। वो टीचर प्रोवाइड करेगा और धीरे धीरे वो प्लांट जैसे ग्रो करेगा, ऐसे बच्चे का माइंड भी ग्रो करेगा धीरे धीरे। नेचुरल डेवलपमेंट, टीचर गाइड करेगा और बच्चा अपने आप ही नेचुरली ग्रो करेगा, ठीक है। तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग ये सारा सब कुछ आपको लिखना है। तो एक तो आ जाएगा आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसा होना चाहिए, या दूसरा गांधी जी के अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं आपको, तो सेम ही लिखना है, ठीक है, बिल्कुल सेम लिखना है, कहीं पे कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड फिलॉसफी इज नेचुरलिज्म। इसके इंडिया में बहुत बड़े सपोर्टर हैं, वो है रविंद्रनाथ टैगोर, और बाहर इंडिया के बाहर जो मेन सपोर्टर है वो है रूसो, ठीक है, रूसो, उनका नाम है रूसो। और इंडिया में जो सपोर्टर है वो सबसे बड़े सपोर्टर है रविंद्रनाथ टैगोर है जो सपोर्टर है। नेचुरलिज्म का मतलब है ये नेचर को अल्टीमेट सोर्स मानते हैं, एनर्जी मानते हैं, क्रिएटर मानते हैं कि नेचर ने सब कुछ बनाया है, ठीक है। नेचर ही सब कुछ है, ठीक है। जितना हम नेचर के क्लोज रहेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो नेचुरलिज्म वाले ये सब मानते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला ना, फिलोसफी हम कोई भी पढ़ेंगे, तीन चीजें जरूर पढ़ेंगे, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। दुनिया किसने बनाई, या क्रिएशन क्या है, रियलिटी क्या है, ये जानेंगे। दूसरे में नॉलेज कहाँ से मिलती है ये जानेंगे, और थर्ड वाले में जानेंगे वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आइडियलिज्म के केस में हमने तीन चीजें डिस्कस की थी, अब मेटाफिजिक्स के केस में डिस्कस करते हैं। नेचुरलिज्म मानता है कि जो रियलिटी है वो नेचर ही एक सच्चाई है, और कोई चीज सच्चाई नहीं होती है, ठीक है। नेचर ही सच है और कुछ सच नहीं है, नेचर के अलावा कुछ भी सच नहीं है। जो भी चीज बनी है वो नेचर से बनी है, और एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ फिर नेचर वापस ले लेगी या नेचर में समा जाएगी। ज्ञान कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो वहां पे आइडियलिज्म में आपने ध्यान दिया कि सेंसेस को, हम सेंसेस से जो नॉलेज मिलती है उसको कंप्लीट नॉलेज नहीं मानते ना। इनर सेल्फ को आपको जानना बोलते हैं कि असली नॉलेज होती है, अपने आप को जानो, ठीक है, आत्मा को पहचानो, गॉड को ढूंढो, ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करो, वो असली नॉलेज है। पर यहाँ पे कहते हैं जो हमारी सेंस ऑर्गन से हम जो भी सीखते हैं ना, सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। जो आप सेंसेस से सीखते हो वही नॉलेज है, जो दिख रहा है वही नॉलेज, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, ठीक है। जो हमें नहीं दिख रहा वो नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है, ये कह रहा है। और ये साइंस को एक रिलायबल सोर्स मानते हैं नॉलेज के लिए। साइंस जो बताता है वो सही बताता है, स्पिरिचुअल नॉलेज पे भरोसा नहीं करते नेचुरलिज्म वाले, ठीक है। एक्सियोलॉजी में वैल्यूज, ठीक है, इन्होंने बोला कि वैल्यूज कोई परमानेंट या एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं होती है, चेंज हो सकता है समय के हिसाब से, ऐसा नहीं तो फिक्स होता है उसके लिए चाहे जो कर दो तुम, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो एस्थेटिक वैल्यू पे ज्यादा फोकस करते थे, नेचर की सुंदरता, एस्थेटिक वैल्यूज पे, ठीक है। वैल्यूज ऑफ लाइफ, इन्होंने बोला कि नीड और कंडीशन के हिसाब से वैल्यूज होती है, जहां जरूरत पड़े वहां चेंज हो जाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो राजा हरिश्चंद्र का अपना बच्चा है, तो वहां पे कहता है नेचुरलिज्म वाला का कोई बंदा होगा तो बोलेगा थोड़ा तो फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए, अपना बच्चा है यार, उसके पीछे सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ऐसा है नेचुरलिस्टिक, ऐसे है, ऐसा नहीं कि परमानेंट एब्सोल्यूट है, चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो, सबके लिए रूल बराबर है। नेचुरलिज्म कहता है कि वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन, जिंदगी की कंडीशन क्या है, जरूरतें क्या है, उस हिसाब से वैल्यू डिसाइड होगी, ठीक है। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो नेचुरलिज्म के इतने बड़े सपोर्टर हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि वो खुद बहुत ज्यादा नेचर में रहे हैं। वो स्कूल में जाते नहीं थे, ठीक है, वो भाग जाते थे स्कूल से, तो उनको बहुत पिटाई पड़ती थी। तो वो क्या करते थे, स्कूल जाते नहीं थे, घर से निकले चले गए जंगलों में, नदियों के किनारे बैठे रहते थे, बहुत भटके हैं वो जंगलों में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गीतांजलि लिखी जो इंडिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज आया 1930 में, ठीक है। तो उन्होंने नेचर में रह के ही सब कुछ सीखा है,
पोएट्री लिखना, ठीक है, कुछ लिखना, कुछ समझना, ऑब्जर्व करना चीजों को, तो उनकी खुद की लाइफ ऐसी रही है, तो इसलिए वो नेचुरलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर है, ठीक है, बहुत सपोर्ट करते हैं नेचुरलिज्म को। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है नेचुरलिज्म की, ठीक है। नेचुरलिज्म वाले कहते हैं कि जो नेचर है ना वही एकमात्र रियलिटी है, ठीक है, वही सच है, लॉज ऑफ नेचर, ठीक है, इन्होंने बोला नेचर ने जो कानून बनाए हैं ना वो यूनिवर्सल है और वो कभी चेंज नहीं होते और पूरी दुनिया उसी रूल से चलती है। मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, ठीक है, जो नेचर में मिस्ट्रीज है कि सन कहाँ से आता है, कैसे उगता है, ठीक है, मून कैसे अपना शेप बदलता है, तो जितनी भी नेचर में मिस्ट्री वाली चीजें उनका आंसर कौन दे सकता है, साइंटिस्ट दे सकता है, ठीक है। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज अभी तो है मैंने, द यूनिवर्स इज मटेरियल इन कैरेक्टर, ठीक है, पूरा यूनिवर्स मैटर से बना है, इसमें कोई सोल स्पिरिट नहीं है, जो मटेरियल वर्ल्ड दिख रहा है ना हमारे चारों तरफ वही सच्चाई है, मतलब मृत्यु के बाद का कोई मानते मृत्यु के बाद में कुछ नहीं मानते, जो दिख रहा है तुम्हें वही सच्चाई है, ठीक है। सोसाइटी इज द ओनली आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, सोसाइटी एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, ठीक है, नेचर ने नहीं बनाया, वो हमने बनाया, ठीक है, तो आर्टिफिशियल है। नेचर हैज हिस्ट्री, ठीक है, तो नेचर की अपनी हिस्ट्री से धीरे धीरे ग्रो करती है और इवॉल्व करती है टाइम के साथ, खत्म भी हो जाएगी, सोल को नहीं मानती, ठीक है, और सिविलाइजेशन के अगेंस्ट है, कि सोसाइटी हम बता रहे हैं ना, बोले नेचर ने तो नहीं बोला तुम घर बार बना के एक जगह तुम फ्री बर्ड की तरह हो, जहां मर्जी वहां जाओ ऐसे रहो, ठीक है। मेन जो हम ह्यूमन बीइंग से वो नेचर का एक पार्ट है और हम खुद एक मैटर है, ठीक है। थिंकिंग, रीजनिंग, एक्सपीरियंस है, इमेजिनेशन है, ठीक है, ये सब ब्रेन के फंक्शंस हैं, ठीक है, तो ये चलता रहेगा। अब नेचुरलिज्म में 3 मेन फॉर्म्स नेचुरलिज्म होते हैं, होता है फिजिकल नेचुरलिज्म, जिसमें मैटर है उसका क्या प्रोसेस है, एक्सटर्नल वर्ल्ड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं। मैकेनिकल नेचुरलिज्म में इसमें ह्यूज मशीन मानते हैं यूनिवर्स को, ठीक है, जो मैटर एंड मोशन के थ्रू चल रहा है, तो मशीन मानते हैं पूरा मैकेनिकल में। बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म में, ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो डार्विन ने दी थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, कि इवोल्यूशन हुआ है, हम मंकी से इंसान बने या लोअर एनिमल से हायर फॉर्म में आए हैं, ठीक है। और क्या है कि जो इस जंगल में सरवाइव करेगा, अडॉप्ट करेगा, चेंज करेगा और सरवाइव करेगा, जो अडॉप्ट नहीं करता वो क्या होता है, खत्म हो जाता है धीरे धीरे समय के साथ। डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी 10th में, याद होगा डार्विन की थ्योरी, अडॉप्ट, जो अडॉप्ट करेगा वो सरवाइव करेगा, बदलते समय के साथ जो बदलता जाएगा वो सरवाइव करेगा, जो नहीं बदलना चाहेगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, जो चेंज हुआ, जो अडॉप्ट किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही सरवाइव करेगा, जो फिट नहीं वो सरवाइव नहीं करेगा। अब आते हैं नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, ठीक है। रिवोल्ट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो बुकिश नॉलेज है ना, नेचुरलिज्म बिल्कुल उसका खिलाफ है, ठीक है। वो कहता है नेचर में लेके जाओ बच्चों को, ठीक है, जबरदस्ती बुक से मत पढ़ाओ, दिखाओ, ऑब्जर्व कराओ, वो अपने आप सीखेगा बच्चा, ठीक है, बुकिश नॉलेज नहीं देनी है। चाइल्ड एज द सेंटर ऑफ ऑल एजुकेशन, ठीक है, बच्चा खुश होना चाहिए, ठीक है, तो ही एजुकेशन पॉसिबल है, उसको मार्केट के जबरदस्ती आप नहीं पढ़ा सकते। एम्फेसिस ऑन फ्रीडम, फ्रीडम दो, ठीक है, बच्चे को फ्रीडम दो, बांध के मत रखो, उसके साथ जबरदस्ती मत करो, जब उसका मन करे तब पढ़ा, फ्रीडम होनी चाहिए, बच्चे को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। को एजुकेशन, ठीक है, नेचुरलिस्ट कहता है को एजुकेशन, कि जब नेचर ने चीजों को सेपरेट नहीं किया तो तुम कौन होते हो सेपरेट करने वाले, ठीक है। अगर एक ही फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक साथ रह सकती है तो एजुकेशन भी, ठीक है, आप कौन होते हो सेपरेट करने वाले, तो सेम एक जगह होना चाहिए। इनबॉर्न टेंडेंसीज पे होना चाहिए, मतलब बच्चा बचपन से जिन चीजों में अच्छा है ना वो सब पढ़ाओ उसको, ठीक है, जबरदस्ती मत पढ़ाओ। अननेसेसरी बर्डन मत डालो एजुकेशन इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, एजुकेशन से हैप्पीनेस मिलनी चाहिए और मूड अच्छा होना चाहिए, जबरदस्ती मत पढ़ाओ बच्चों को, ठीक है। और नेगेटिव एजुकेशन दिया जाना चाहिए। नेगेटिव एजुकेशन क्या होता है, मान लो एक कैंडल जल रही है तो हम तो बोल रहे बच्चों को फ्रीडम दो, ठीक है,
तो रूसो ने दिया नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। इन्होंने बोला कि आप बच्चे को छोड़ दो, आप तो इसलिए पकड़ोगे ना कि जाएगा तो बच्चे की उंगली जल जाएगी, हाथ जल जाएगा, तो बोले जलने दो, एक बार जलेगा ना तो दोबारा वो कभी जिंदगी में जलते हुए कैंडल को नहीं छुएगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव एजुकेशन। पर हर केस में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर कपड़ों में लग जाए, पूरे बॉडी में आग लग जाए तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो हर केस में ये चीज बोलना पॉसिबल नहीं है। छोटी मोटी चीजों के लिए आप कर सकते हो, ठीक है, पर हमेशा आप नहीं कर सकते। सामने बहुत बड़ा गड्ढा है, बच्चा जा रहा, आप नहीं बोल सकते एक बार गिरेगा तो सीख जाएगा। सीखने के लिए बचेगा तो ही तो सीखेगा, है ना। गड्ढे में गिर के कुछ मिसहैप हो गया, बच्चा ही नहीं रहेगा तो सीखेगा कौन। हर केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते, छोटी मोटी चीजों के लिए आप बिल्कुल कर सकते। एक बार भुगतेगा तो खुद सीख जाएगा। जहां आपको उसके नुकसान होने के चांसेस कम है, आपको लगता है कि कुछ ज्यादा नहीं कुछ होना, तब हम छोड़ सकते हैं नेगेटिव एजुकेशन के लिए। हर बार नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। आप स्टेज में छोटे बच्चों को गड्ढा है बड़ा सा, आप छोड़ नहीं सकते, जहाँ जो को गिरेगा तो सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, इसको बोलते हैं नेगेटिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बिलीव करते थे, ठीक है। एजुकेशन जरूरत के हिसाब से, जैसे जैसे जरूरत बदलेगी वैसे वैसे एजुकेशन बदलता जाएगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन। फॉलो नेचर, ठीक है, नेचर को फॉलो करो। स्कूल वगैरह भी ये बोलते थे कि जहां पेड़ पौधे ज्यादा हो, खुली जगह में, ऐसी जगह बनाओ, ठीक है। सेंस से ज्यादा गेटवे ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो ये मानते थे। एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? सेल्फ एक्सप्रेशन। रविंद्रनाथ टैगोर ने जंगलों में घूम घूम के ही एक्सप्रेस करना सीखा, ठीक है। उस ब्यूटी को डिस्क्राइब करना, लिखना, सब सब रविंद्रनाथ टैगोर ने वहीं से सीखा। तो बोले अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन है सेल्फ एक्सप्रेशन। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, मेरी क्या चॉइसेस है, मैं कैसा फील कर पा रहा हूँ, ये सब एक्सप्रेस करना आना चाहिए। बोले ऐसे एजुकेशन में क्या फायदा जहां इंसान अपनी इच्छाओं को ही नहीं बता पा रहा है सामने वाले को, ठीक है। परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन। हम ह्यूमन जो मशीन है हमारी बॉडी की जो चल रही है, इसको परफेक्ट बनाना जरूरी है, ठीक है। गुड मशीन बनाना जरूरी है। कैसे बनेगा? जब हमारी बॉडी मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड टास्क को कंप्लीट करने में सक्सेसफुल हो जाएगी। रीडायरेक्शन टू ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। इंस्टिंक्ट्स ऑफ मीन्स एज द प्राइम मूवर्स ऑफ द बिहेवियर। जैसे हम कैसे चलते हैं, अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से चलते हैं, मतलब मोस्टली कैसे चलते हैं कि हमें जो ठीक लगता है वो करते हैं, जो नहीं लगता है नहीं करते हैं। तो बोले एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि हम अपने इंस्टिंक्ट को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, कि हर टाइम जरूरी नहीं होता कि हमारे लगने से चीजें होती हैं। कभी कभी होता है कुछ सही चीजें होती है जो हो सकता है हमें गलत लग रही है, तो लगने से हरदम नहीं होता। तो इंस्टिंक्ट को छोड़ के जो सही चीज है वो करनी है, उसके लिए एजुकेशन जरूरी होती है, ये मानते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस के लिए जो स्ट्रगल है ना, एजुकेशन उसमें आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अभी आगे चल के अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आगे चल के जॉब के लिए स्ट्रगल करोगे, ठीक है, तो एजुकेशन आपको हेल्प करेगा। पढ़े लिखे रहोगे तो मान लो फेलियर भी हो गए, तो अब पढ़ाई लिखाई में सब कुछ सिखाया जाता है, कैसे चीजों को झेला जाता है, लाइफ को कैसे जीजा। एक ही बार एक इंटरव्यू में फेल हुए तो ठीक है, ऐसे थोड़ी तो सुसाइड कर लेगा कोई, ये नहीं है। एक इंटरव्यू में आप फेल हो गए, आप दूसरा दोगे, तीसरा दोगे, ठीक है, ट्राई करोगे। उसके बाद है एजुकेशन फॉर एडजस्टमेंट, एडजस्ट करना सीखना। कोई बोलते हैं ना अगर फ्लेक्सिबल आप नहीं हो तो आप तो सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, एडजस्ट करना आना चाहिए। आज आप एक जगह पे हो, जॉब ज्वाइन किया, कल कोई नई जगह पे जाओगे, ठीक है, या मैक्सिमम लड़के आपके घर छोड़ के दूसरे पे जाते हैं, या बॉय एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करते हैं, स्विच करते हैं, वो भी घर छोड़ के नए शहर में जाते हैं नई जॉब के लिए। तो कैसे एडजस्ट करते हैं? घर में पूरा सब चीज मम्मी ध्यान रखती है, खाने पीने से लेके सब कुछ, वहां नहीं मिलेगा तो तुम क्या करोगे? रोने बैठोगे? नहीं, एडजस्ट करोगे, ठीक है ना, एडजस्ट करोगे सिचुएशन के साथ। तो वो एडजस्टमेंट जरूरी है, वो आता है एजुकेशन से। ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द सोसाइटी। एज एन इंडिविजुअल ग्रो करना, अपनी व्यूज समझना, बोलना, बताना, सोसाइटी के इंटरफेरेंस के बिना। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, ठीक है। जरूरी नहीं कि सोसाइटी मना करती है तुम गलत ही होगे, तुम अपने दिल को फॉलो करो, तुम करो जो करना चाहते हो। इम्प्रूवमेंट ऑफ रेशियल ट्रेट्स, ठीक है, फिजिकल ट्रेट्स, रेशियल एक्सपीरियंस शुड आल्सो बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। एजुकेशन फुलफिल्स द रिस्पांसिबिलिटी,
ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल ट्रेट, फिजिकल जो ट्रेट्स हैं, ठीक है, फिजिकल पावर है, स्टेमिना है, वो सब चीजें हैं, या जितना आप काम कर सकते हो, फिजिकल ट्रेट जो भी है वो ट्रांसमिट, तो वैसे भी जेनेटिकल है तो वो ट्रांसमिट होती है आगे तक, ठीक है। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड, तो हमने बोला चाइल्ड सेंटर्ड है, जैसा बच्चे का नेचर रहेगा आपको उस हिसाब से एडजस्ट करके उसको पढ़ाना है। प्रेजेंट और फ्यूचर हैप्पीनेस के बारे में सोचना, ठीक है, पहले तो है प्रेजेंट हैप्पीनेस के बारे में सोचना, और फ्यूचर भी मरने के बाद का फ्यूचर नहीं कह रहे, आप इतना अर्निंग करो ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, उस फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए काम करना है। और डार्विन की थ्योरी मान रहे हैं जिसमें बोल रहे हैं ना कि एजुकेशन इसलिए चाहिए कि आप ये जो स्ट्रगल हो रहा है एग्जिस्टेंस के लिए उसमें आप सरवाइव कर सको, ठीक है। करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए जिसमें जो टॉपिक्स होंगे वो कैसे होंगे, बच्चे के चॉइस के हिसाब से होगी, ठीक है। नेचुरल साइंसेस पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, साइंस को पढ़ाने तो बोल ही रहे हैं, ठीक है, नेचुरल साइंसेस पढ़ाओ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इन्होंने साइंस को मेन इंपॉर्टेंस दी। आइडियलिज्म वाले साइंस को सेकेंडरी में रखते हैं, पर नेचुरलिज्म वाले साइंस को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज, लिटरेचर, अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो ये सब सारे होने चाहिए। फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन पे पूरा फोकस है, फ्रीडमली खेलने दो उनको फ्रीली, ठीक है, तो ये भी फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, जो आइडियलिज्म वाले भी बहुत इंपॉर्टेंटली बोलते हैं, ठीक है, कि फिजिकल एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द रेस, हम कैसे ह्यूमन बीइंग्स कैसे बने, धीरे धीरे कैसे डेवलप हुए, वो सब भी बच्चों को बताया जाना चाहिए, कैसे इवोल्यूशन होता है, ठीक है, कैसे चीजें चेंज होती है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन का कोई वो जगह नहीं है इनके एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। बोला कि अगर कुछ गलत करेंगे ना तो नेचर अपने आप उनको पनिश करेगा, ठीक है, नेचर ही पनिश करेगा। तो करिकुलम में पहले 5 साल में कोई फिक्स करिकुलम नहीं होना चाहिए छोटे बच्चों का, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज में फोकस करो और पूरी फ्रीडम दो उनको 5 साल तक। 5 से 12 साल वालों को जो सेंसेस से जो सीख सके, ठीक है, वो सब चीजें सिखाई जानी चाहिए, कोई बुकिश नॉलेज नहीं होना चाहिए और नेगेटिव एजुकेशन होना चाहिए 5 से 12 साल तक, गलत करेगा तो अपने आप सीख जाएगा। एडोलेसेंट में साइंस, मैथ्स, म्यूजिक, लिटरेचर, लैंग्वेज और सोशल लाइफ के बारे में होना चाहिए। एडल्टहुड में 15 to 20 में स्ट्रेस ऑन वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन पे फोकस किया गया, जब बड़ी लड़कियां होंगी तो उनको सोशल लाइफ पे, ठीक है, सोशल लाइफ अच्छी होनी चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, जो भी पढ़ा रहे हैं उनको एक्सपीरियंस कराओ। अगर मैं मान लो कोई रिवर के बारे में, प्लांट के बारे में पढ़ा तो कोशिश करो ले जाओ, उनको दिखाओ वो चीजें एक्चुअल में कैसी होती है। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, देख देख के सीखना, रविन्द्रनाथ टैगोर जंगलों में भाग भाग के यही तो करते थे, ऑब्जर्व करते थे चीजों को, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड में, ठीक है, ओरिजिनल डिस्कवरर, ह्यूरिस्टिक मेथड होता है, डिस्कवरी मेथड भी बोलते हैं, जिसमें आप मत सिखाओ बच्चों को चीजें, आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो जहां बच्चा खुद ही डिस्कवर करेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ठीक है, तो ये चीज डिस्कवरी मेथड। अदर मेथड में प्ले वे मेथड है, बच्चे को खेल खेल में सिखाना है, प्रेशराइज तो करना ही नहीं, फ्रीडम देने को बोल रहे हैं। डायरेक्ट प्लान भी वही छोटे बच्चों के लिए होता है, ठीक है। डायरेक्ट स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना, डायरेक्टली दिखा के समझाओ कैसे कैसे चीजें होती हैं, और एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ ये ऐसा होता है कि साइंस में तो फोकस कर ही रहा है, नेचुरलिज्म, ठीक है। डिसिप्लिन में क्या कहते हैं, डिसिप्लिन की बात ये नहीं करता है, ठीक है, फ्रीडम की बात करता है, बोलता है कि अगर कुछ गलत करेंगे तो नेचर उनको खुद ही पनिश करेगा। और नेगेटिव एजुकेशन की बात करता है, फुल फ्रीडम दी है इन्होंने बच्चों को, ठीक है। नेचुरलिज्म के हिसाब से टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, ठीक है, टीचर देखे कि बच्चा कैसे कर रहा है, कुछ बहुत गलत कर रहा है तो गाइड करो, पर आपको सिखाना नहीं, वो अपने आप सीखेगा, उसको छोड़ दो, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा, अपने आप सीखेगा, आप ऑब्जर्वर हो और गाइड करना है बस। स्टेज सेटर है टीचर, स्टेज सेट करके उनको चीजें दे दी, वो अपने आप सीखेगा, तुम बैठ के देखो क्या क्या कर रहा है बच्चा। नेचुरलिज्म एंड प्यूपिल, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए,
चाइल्ड सेंटर्ड है, ये बच्चे को पूरी फ्रीडम दे ही रखी है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। स्कूल कैसा होना चाहिए, उन्होंने बोला नेचर खुद ही एक स्कूल है, ठीक है। जो एनवायरनमेंट है स्कूल का वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और फ्री होना चाहिए। आज बारिश हो गई, बच्चों का पढ़ने का मन है तो मत पढ़ाओ, ठीक है। नेचुरलिज्म कहता है कि मत पढ़ाओ, अच्छी कैसा हो रहा है, जल्दी छुट्टी कर दो, जल्दी छुट्टी कर दो। ठंड ज्यादा है, नहीं बच्चों का आने का मन तो लेट बुलाएं तो लेट बुला दो, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्लेक्स जबरदस्ती मत करो बच्चों के साथ, ठीक है। स्कूल हमेशा बोला कि लैप ऑफ नेचर, हमेशा ऐसी जगह स्कूल होना चाहिए जहां आसपास पेड़ पौधे हो, चिड़ी की आवाज आती रहे, ठीक है। मतलब खुली जगह में, ऐसी जगह में स्कूल होना चाहिए। फ्री डेवलपमेंट, और स्कूल ऐसा होना चाहिए ना बच्चे की ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट कैसा, एनवायरनमेंट कैसा हो, डेमोक्रेटिक हो, फ्री हो, जहां बच्चा अपने हिसाब से चीजें कर सके। तो ये है पूरा नेचुरलिज्म। आया समझ में नेचुरलिज्म, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो रविंद्रनाथ टैगोर की फिलोसफी लिखने को आएगा तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे नेचुरलिज्म के बारे में। बच्चे कितने, दो तो हम लोग भी हैं। नेक्स्ट फिलोसफी है आपकी प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रयोजनवाद, ठीक है। प्रयोजन मतलब जरूरत, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म में बोलते हैं कि वो चीज करो जो तुम्हारे काम आएगी। वैल्यूज वैल्यूज को तो ये मानते ही नहीं है, वैल्यूज तो ठीक है, जहां तुम्हारी जरूरत है उस सबसे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ये तो वैल्यूज नहीं मानते, ठीक है, किसी चीज को नहीं मानते। मेन जो इसको जिसने उन्हें दिया है ये फिलोसफी, वो है जॉन डेवी, अमेरिका के हैं जॉन डेवी, वो मानते हैं इसको बहुत ज्यादा। जॉन डेवी, रियलिटी को मानते हैं, जो आसपास है, जो तुम्हें खुश कर रहा है वही खुशी है, वही सब कुछ है, इसके बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर ये बोलते हैं कि अगर झूठ बोल के कोई काम बन रहा है, तुम्हारी लाइफ सिक्योर हो रही है, जॉब सिक्योर हो रही है, तो कोई बात नहीं, बोल दो झूठ। ऐसा नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कहीं छोटा मोटा बोलना पड़ रहा है तो बोल दो, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म वाले प्रैक्टिकल है बिल्कुल, ठीक है, वैल्यूज की बात ये नहीं करते हैं। प्रैग्मेटिज्म अलग अलग टाइप की प्रैग्मेटिज्म होती है। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, सच वो होता है जो आपको सेटिस्फाई करे और आपकी भलाई करे, ठीक है। तो ये कोई वैल्यूज नहीं मानते, इनके हिसाब से सच वो है जो तुम्हारा भला करे और तुम्हें खुश रखे, ठीक है, वही सच होता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म होता है, सच वो होता है जो प्रूफ किया जा सके, ठीक है, वेरीफाई किया जा सके, वही सच होता है। ये जो जिससे आपका काम चल रहा हो वो सच होता है। इंस्ट्रूमेंटल प्रैग्मेटिज्म होता है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट फॉर एडजस्टमेंट इन लाइफ, ठीक है। लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस मिले हैं जिससे आपने लाइफ में एडजस्ट किया है वो आता है इसमें। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म में ह्यूमन एबिलिटी टू एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, और अपनी जरूरतों के हिसाब से आपने अडेप्ट करने के बाद कैसे अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजों को चेंज किया है, वो आ जाता है। फिलोसफी में मेटाफिजिक्स आ जाता है, मेटाफिजिक्स सब में पढ़ते हैं ना, ठीक है, कि रियलिटी क्या है। तो रियलिटी है स्टिल इन मेकिंग एंड इट इज नॉट रेडीमेड, ठीक है। स्पिरिचुअल रियलिटी पे कोई भरोसा नहीं करते, ये मानते सिर्फ प्रैक्टिकल रियलिटी, ठीक है। प्रैक्टिकल, जो चीज प्रैक्टिकल है वो है, ठीक है। पैसा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली हमें खुश कर रहा है तो पैसा ही है रियलिटी, बिल्कुल है। तो जो प्रैक्टिकल है वही रियल मानते हैं ये, ठीक है।
एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज कहाँ से आती है? तो बोले नॉलेज वो जरूरी होती है जो हमारे काम आए और जो हम अपने एक्सपीरियंस से गेन कर सके। ठीक है, हम अपने एक्सपीरियंस से जो सीख रहे हैं वही असली नॉलेज है, और नॉलेज वो अच्छी है जो हमारे काम है। अगर मैं बीएड का कोर्स कर रही हूँ तो मुझे अगर जॉब मिल रही है ना तो मिलनी चाहिए, काम आनी चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं कि मैं अच्छा टीचर बन के समाज सुधारक, प्रैग्मेटिज्म वाले ये सब नहीं मानते, करे कुछ नहीं होता भाई, ये सब झूठे है। प्रैक्टिकलिटी क्या है? तुम क्यों कर रहे हो बीएड? क्योंकि तुमको जॉब चाहिए, पैसा कमाना है। ठीक है, समाज सुधार को तुम करोगे जो करोगे अच्छा काम अपने, पर रियलिटी ये है कि तुम बीएड का कोर्स इसलिए कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स है, क्योंकि तुम उस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, तुम पैसे अर्न करना चाहते हो। तो प्रैग्मेटिज्म कहता है कि चीज वो पढ़ो जो तुम्हें फायदा करे। ठीक है, अननेसेसरीली कुछ भी पढ़ के कोई फायदा नहीं। ठीक है, बीएड इसलिए पढ़ रहे थे कि हमें जॉब करना है, हमें सैलरी चाहिए, इस सेक्टर में हमें जाना है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। एक्सियोलॉजी, वैल्यूज। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो वैल्यूज का क्रिएटर है वो इंसान ही होता है, और टाइम और जरूरत के हिसाब से वैल्यूज बदल जाती है। जो नेचुरलिज्म वाले कहते थे ये भी वही चीज कह रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म क्या है? चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रूथ। तो इन्होंने बोला सिचुएशन के हिसाब से सच बदल जाता है। ठीक है, सच बदल जाता है, आज कुछ और है तो कल कुछ और भी हो सकता है। रिजेक्ट अल्टीमेट वैल्यूज, अल्टीमेट बोलते हैं ना एब्सोल्यूट वैल्यूज, ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, अहिंसा, कुछ नहीं मानते ये। ठीक है, इन्होंने सबको रिजेक्ट कर रखा है कि अल्टीमेट वैल्यू कुछ नहीं होती है, समय के हिसाब से सब कुछ बदलता रहता है। थॉट इज सबऑर्डिनेट टू एक्शन। ठीक है, इन्होंने जो मेन पोजीशन या इंपॉर्टेंस दी है वो किसको दी है? एक्शन को दी है। एक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आइडियाज। आइडियलिज्म में आइडियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी ना, यहाँ पे एक्शन को दिया जा रहा है। ठीक है, आप क्या करते हो वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आइडियाज से ज्यादा। इन्होंने बोला एक्टिविटीज से ही आइडियाज जनरेट होती है। फेथ इन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको खुद ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कोई वैल्यू अगर चेंज होती है तो होने तो कोई बात नहीं है, आपको अपनी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं अल्टीमेटली। रियलिटी स्टिल इन द मेकिंग। रियलिटी रेडीमेड नहीं होती। ठीक है, वो एक प्रोसेस है जो बनती जाएगी, वही सच्चाई है। फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी पे है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, जैसे एडजस्ट होना होगा हम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फेथ इन डेमोक्रेसी, फ्रीडम चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल और यूटिलिटी मैंने बोला ना, अगर बीएड का कोर्स कर रहे हैं, अगर हमें जॉब मिल रही है तो ही हम करेंगे, हमें फायदा होना चाहिए। जो चीज कर रहे हैं ना इसमें हम अपना फायदा देखते हैं प्रैक्टिकल, कि कोई चीज कर रहे हैं और कोई फायदा ही नहीं है। मान लो योगा भी कर रहे हो, सुबह से फायदा है, अपने हेल्थ के लिए फायदा है तभी तो हम कर रहे हैं। तो अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ, मैं कुछ सीख रही हूँ, उससे कुछ फायदा होना चाहिए। जैसे बच्चे आजकल बोल देते रहे कि मैम वो ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा तो आज का काम आ रहा है। ठीक है, तो वो काम आता है जब आप वो बनते हो, आर्किटेक्ट वगैरह बनते हो, तो उसमें काम आएगा, है ना। तो कहने का मतलब वो चीज पढ़ो जो प्रैक्टिकली काम है, यूटिलिटी। फेथ इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, ह्यूमन एक्सपीरियंस एज अ सेंटर ऑफ रियलिटी। रियलिटी क्या, सच्चाई क्या, हम लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं वही सच्चाई है। ठीक है, बुक्स में वैल्यूज में तो बहुत चीजें सिखाई जाती है, और प्रैक्टिकल आप जॉब में जाके देखते हो, अरे ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, बोलते सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ठीक है, दुनिया के लोग तुम्हारे नाम का झूठ बोल बोल के खुद की प्रमोशन ले रहे हैं, तुम काम कर रहे हो, क्रेडिट कोई और ले रहा है, प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे तो फेथ इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, फेथ इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, तो ह्यूमन एक्सपीरियंस ये तो फेथ इन सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब तुम देख रहे हो छोटा सा झूठ बोल के अगर मेरा भी भला हो रहा है, ठीक है, तो बोलते बोल तो क्या जा रहा है, प्रमोशन ले रही है, अब तुम्हारा नाम वो कर रही है, खराब कर रही है, जो तुम क्रेडिट नहीं मिल रहा, तुम भी आवाज उठाओ, तुम भी कुछ प्लान करो, तुम भी कुछ अपना काम करो, यूटिलिटी। ठीक है, तो ये नहीं मानते इतना। फेथ इन सोसाइटी, ये सोसाइटी को मानते हैं, नेचुरल तुम्हारे सोसाइटी नहीं मानते थे। ठीक है, ये मानते हैं
उन्होंने बोला हार्मोनियस डेवलपमेंट पर्सनालिटी के लिए, एक आदमी के होने के लिए सोसाइटी बहुत जरूरी है। हार्मोनियस मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, हर तरीके का डेवलपमेंट होने के लिए सोसाइटी जरूरी है। अब एजुकेशन, एजुकेशन इज अ सोशल नेसेसिटी, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म कहता है एजुकेशन क्या है, जरूरत है सोसाइटी की। एजुकेशन कैसा होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। आज से 5 साल पहले जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस की बहुत पहले जो कंप्यूटर की इतनी डिमांड नहीं थी हम जब छोटे थे, अब बहुत डिमांड है, तो आ गए ना कोर्स में, ठीक है। ऐसे ही अब लगता है हमें कि बच्चों में मोरल वैल्यूज की बहुत कमी है, ठीक है, तो मोरल वैल्यूज भी इनकलकेट करने का हो रहा है। पहले के बच्चे घूमते फिरते भी गार्डनिंग वार्डनिंग पौधे कैसे लगते हैं सब सीख लेते थे अपने घरों में, फैमिली मेंबर से ही। दादा दादी हैं, कोई है, पेरेंट्स है, शौक है गार्डनिंग का, तो घरों में देख के ही सीख जाते थे। अब बच्चों को कुछ भी नहीं आता, सुई में धागा डालना भी नहीं आता, बेसिक स्किल्स भी नहीं है। तो इसलिए एनईपी 2020 में स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। उनको एक स्किल सब्जेक्ट लेना जरूरी है 6 क्लास ऑनवर्ड्स। कोडिंग है, गार्डनिंग है, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो 6 क्लास से ही आजकल बच्चों को एक स्किल सब्जेक्ट लेना मैंडेटरी है, ठीक है। फ्रीडम एंड वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल, हर इंसान को फ्रीडम मिलनी चाहिए और उसकी वर्थ होनी चाहिए, पर्सनालिटी, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंट फील होना चाहिए, ठीक है, वर्थ वैल्यू होनी चाहिए उस इंसान की लाइफ की। एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये मानता है कि एजुकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर पल चेंजेस आ रही है और इंसान हरदम कुछ नया सीख रहा है। एजुकेशन इज अ इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है। एजुकेशन को डायनेमिक साइड नहीं मानता फिलॉसफी को, बल्कि ये मानता है डायनेमिक मतलब जो चेंज होता है, ठीक है। आउटकम ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस मानता है इसको। एजुकेशन इज लाइफ, बोला एजुकेशन ही लाइफ है। अब लाइफ में कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ठीक है, तो एजुकेशन इज लाइफ। एजुकेशन इज ग्रोथ, एजुकेशन लेते हो तो आप अपने कैरियर में, पर्सनल लाइफ में आप ग्रो करते हो, सीखते हो चीजें। प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? द एम ऑफ एजुकेशन इज मोर एजुकेशन। एजुकेशन का एम होना चाहिए कि और पढ़ो और सीखो जो आपके काम आए, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर एजुकेशन है तो हर तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए। मान लो आप ग्रेजुएट हो, आपको ढंग से बात करने नहीं आती किसी से, आपको सोशल इंटरेक्शन कम है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस मतलब एजुकेशन जब आप लेते हो, पढ़ाई करते हो, तो आप जो भी एक्सपीरियंस करते हो, लर्निंग एक्सपीरियंस, जो चीजें सीखते हो, वो कंटिन्यूअसली रिकंस्ट्रक्ट होती जाती है, मतलब नई नई चीजें ऐड ऑन होती जाती है आपके नॉलेज में। कहने का मतलब ये है। सोशल एफिशिएंसी, ठीक है, सोसाइटी में एफिशिएंट होना जरूरी है। नॉलेज चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी भरी हुई हो, लेकिन अगर आप सोशल स्किल्स में मार खा जाते हो, लोग आपको बेवकूफ बना देंगे, आप पीछे रह जाओगे, आपका क्रेडिट कोई और ले जाएगा, ठीक है। तो इन सब स्किल्स में भी, ठीक है, होना जरूरी है। कंटिन्यूअस ग्रोथ, प्रैग्मेटिक एजुकेशन का एम क्या है? कंटिन्यूअस लाइफ में आपको ग्रोथ मिलती रहनी चाहिए। पर्सनल सोशल एडजस्टमेंट, सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है, पर्सनल लाइफ में कैसे एडजस्ट करना है, वो दोनों चीजें पता होनी चाहिए। रिच प्रेजेंट लाइफ, ठीक है, रिच एंड हैप्पी, पैसे होने चाहिए हाथ में। मनी इज द अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। तो बिना पैसों के आज के दुनिया में हम देख रहे हैं, बिना पैसों के कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको अर्निंग पे फोकस करना है और अपनी लाइफ को रिच एंड हैप्पी बनाना है। करिकुलम कैसा होना चाहिए, ठीक है, करिकुलम में जो सब्जेक्ट्स आपके काम आए, जिससे आपको जॉब मिले, वो पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज, फिजिकल ट्रेनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, होम साइंस फॉर गर्ल्स, साइंस, सोशल साइंस, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन जरूर, कह रहे हैं ना, पैसे मिलने चाहिए, ठीक है, कमाई होनी चाहिए, जॉब लगनी चाहिए। मैथमेटिक्स, ठीक है, ये सब होना चाहिए। चाइल्ड्स नेचुरल इंटरेस्ट, आप पता करो आपके बच्चे में किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, खेलने में इंटरेस्ट रखता है, उस हिसाब से उसका एजुकेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिकली भी कराया जाए,
एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब जैसे पहले जो चीजें पढ़ते हो नई चीजें ऐड ऑन होती जाती रहती है, उसको इंटीग्रेट करना बोलते हैं, जुड़ना। जैसे आज 4 से 8 साल तक रीडिंग राइटिंग होना चाहिए, अरिथमेटिक होना चाहिए। मैथ्स को अरिथमेटिक बोलते हैं छोटी क्लासेस में, ठीक है। 4 से 8 साल के बच्चों के लिए। 8 से 12 वालों के लिए सोशल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल साइंस होना चाहिए, मतलब साइंस जो भी आप पढ़ा रहे हो एक्सपेरिमेंट्स करके भी दिखाओ, ठीक है। above 12 years एग्रीकल्चर होना चाहिए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि क्या है बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज ले और आगे जॉब में उसको हेल्प मिले। मेथड ऑफ टीचिंग में होना चाहिए बुकिश नॉलेज को अपोज करता है, ठीक है। और ऐसे मेथड नहीं होने चाहिए जो आजकल यूजफुल नहीं है, ऐसे मेथड का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग पर्पसफुल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो भी आप पढ़ा रहे हो करके दिखाओ, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, अगेन वही जो पढ़ रहे हैं वो करके दिखाना है, खुद करके देखे बच्चा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मान लो इंटीग्रेशन में लास्ट क्लास में आपने कुछ और पढ़ा, अभी कुछ और पढ़ रहे हो सिलेबस, अगली क्लास में कुछ और है, तो अब ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा 6 क्लास में जो पढ़ा है 7 क्लास में भी चैप्टर होता है, 8 में भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा कम आसान होता है, इसमें थोड़ा मुश्किल है, बड़ी क्लास में उससे थोड़ा मुश्किल होता है। इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है, एक टॉपिक, एक क्लास के टॉपिक्स दूसरे से रिलेटेड चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि हट के कुछ और ही पढ़ा रहे, ऐसा नहीं होता। धीरे 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 वो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है बच्चों के अंदर। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, सोशल डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए बच्चों में, एक सोशल डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। वो भी चाइल्ड के इंटरेस्ट, एक्टिविटी और सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी के हिसाब से डिसिप्लिन होना चाहिए। एक सोसाइटी में रह रहे हैं आपको तो उनके रूल्स रेगुलेशन मानने चाहिए, ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। और सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन बने बच्चा उसको ऐसे सिखाओ, ठीक है। टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, टीचर को एक्टिव, अलर्ट और रिसोर्सफुल होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। अमेन ऑफ फोरसाइट मतलब जो भविष्य को देखता हो, फ्यूचर को देखते हुए चीजें कराए कि आगे बच्चों को क्या काम आएगा, उस हिसाब से चीजें करानी है। और फ्रेंड, हेल्पर, इनका रोल भी होता है टीचर का। फ्रेंड और हेल्पर के तौर पे होता है। टीचर की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए टीचर को, टीचर इंटेलिजेंट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए और सब्जेक्ट का अपना एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। टीचर का रोल क्या है, गाइड है, हेल्पर है, ऑर्गेनाइजर है, फ्रेंड है और मोटिवेटर है। चाइल्ड को क्या बोलते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड। प्रैग्मेटिज्म में एजुकेशन कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। स्कूल कैसा होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी, स्कूल से निकल के आगे बच्चा सोसाइटी में एडजस्ट कर सके, ठीक है, ऐसा होना चाहिए उसके स्कूल में एजुकेशन, ऐसा होना चाहिए जब यहाँ से बच्चा निकले स्कूल से तो बाहर सोसाइटी में भी एडजस्ट हो सके, चीजें जान सके। तो ये है सारा आपका प्रैग्मेटिज्म। यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें कोई ऐसा पेपर है जो याद है? जॉन डेवी, जॉन डेवी इंपॉर्टेंट। विलियम जेम्स है, चार्ल्स एस पायर्स और जॉन डेवी।
बुक में है, अगर आपके पास है तो। विलियम जेम्स, चार्ल्स एस पायर्स एंड जॉन डेवी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये तीनों फिलोसफीज क्लियर हो गई आपको? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। यस मैम। क्लियर हुई है? यस मैम। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब मुझे बताओ इन तीनों फिलोसफीज में कौन कहता है कि जो क्रिएटर है पूरे यूनिवर्स का वो गॉड है? कौन सी फिलोसफी नेचुरलिज्म। कहती है? नेचुरलिज्म। नहीं, नेचुरलिज्म तो कहता है नेचर ने सब क्रिएट किया है। आइडियलिज्म भगवान को मानता है, आइडियलिज्म कहता है, ठीक है, आइडियलिज्म गॉड की एग्जिस्टेंस को बहुत मानता है। इसीलिए वो कह रहा है कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो आदर्श के रूप में जीनी चाहिए, ताकि वो आगे जाके जब गॉड के सामने जाए तो वो सारी चीजें सामने आए तो वो बुरा ना लगे। बुरा लगे, बिल्कुल, ठीक है। अब मुझे तो बताओ मैम मेरा नेगेटिव एक डाउट है। एजुकेशन की बात कौन सी फिलोसफी में बोली गई है? नेगेटिव एजुकेशन की बात कौन सी फिलोसफी में बोली गई है? नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में, ठीक है। यूटिलिटी की बात, जरूरत की बात किसमें बोली गई है कि जो जरूरी है वही पढ़ाई होनी चाहिए? प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म। तो आ रहे हैं ना समझ में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं तीनों में? मैम मेरा एक डाउट है। हाँ बोलिए। तो मैम बीइंग टीचर हमें कौन सी फिलॉसफी फॉलो करनी चाहिए, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या वो फर्स्ट वाली? और देखो, फॉलो इंडिविजुअल लाइफ में ना हम सबका एक बैलेंस बना के चलते हैं। हम अगर सिर्फ आइडियलिस्टिक फॉलो करेंगे ना, ये प्रैक्टिकल दुनिया में हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेचुरलिज्म की कुछ अच्छी चीजें हैं, वो आप ले लो। नेचुरलिज्म में पूरा 100% एक्सेप्टेबल है ही नहीं। आजकल तो पेड़ कट रहे हैं, हमें सांस नहीं मिल रहा, हम कहाँ नेचुरलिज्म फॉलो करके सरवाइव करेंगे, ठीक है। 100% फॉलो वी कांट एनीथिंग। प्रैग्मेटिज्म बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ जीनी पड़ती है भाई, जरूरी है। आज की लाइफ में अगर हम वो ट्रूथ ब्यूटी गुडनेस लेके बैठे रहेंगे फिर तो पता नहीं क्या ही, कैसे आप जॉब में सरवाइव करोगे, कैसे आप घर में, ठीक है, पर्सनल जो रिलेशनशिप है कैसे बैलेंस करोगे, नहीं हो पाएगा। तो हमें वो चाहिए होते हैं, और ऐसा नहीं कि बिना वैल्यूज की लाइफ होनी चाहिए। प्रैग्मेटिज्म कहता है वैल्यूज ठीक है चेंज होती है, पर इतना भी क्या चेंज होता है कि आप अपना सेल्फ ही खो दो। आप में कोई तो ऐसी वैल्यूज होगी जो आपको लगता है कि नहीं, लाइफ में कभी भी मैं इस वैल्यू के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे हमें कभी लगता है कि नहीं झूठ नहीं बोलना, तो मैं नहीं बोलती तो नहीं बोलती। बहुत लोग होते हैं जो झूठ मूठ नहीं बोलते, उनको नहीं समझ में आता, चीट नहीं करते लाइफ में किसी को। अगर प्रॉमिस किया है तो पूरा करना है, तो कुछ तो वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो कुछ अच्छी क्वालिटीज है आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। और कुछ भी ही अच्छा नहीं होगा तो फिर आप क्या, फिर ह्यूमन बीइंग होने का फायदा क्या है? जानवर एक दूसरे से छीन के खा ले रहा है, आप भी दूसरे को चीट करके छीट के लेके पैसा खा रहे हो, क्या मतलब फर्क क्या रह जाएगा? तो एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में ना, एक बैलेंस होगा तो ही हम सरवाइव कर पाएंगे। हम 100% ना ही आइडियलिज्म फॉलो कर सकते हैं, ना नेचुरलिज्म कर सकते हैं, ना ही 100% प्रैग्मेटिज्म फॉलो कर सकते हैं, भले चाहे वो कितना भी प्रैक्टिकल हो। वो कहते हैं वैल्यू चेंज होती रहती है, कितना चेंज हो, आइडियल कुछ बचेगा ही नहीं आपके अंदर, ठीक है। तो एक हाँ वो जी होता मैम। है, एक वो होता है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है हमें सारे, ठीक है। फिलोसफी के बीच में हमें बैलेंस बनाना पड़ता है, तो ये चीज होनी चाहिए। पापा बोलते हैं कि इतना मत बनो कि कोई तुम्हें खा जाए, और इतना भी मत बनो तुम किसी को खा जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इतना भी नहीं करना कि हम किसी के लिए बुरा कुछ कर जाए, और ये भी ना हो कि हमारे साथ कोई बुरा करके चला जाए, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे लाइफ में फिलॉसफी का एक बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट फिलॉसफी इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म ये फिलॉसफी आई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद,
ठीक है, जहां पर मशीनों का बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत लोगों की जब जॉब चली गई थी, ठीक है, मशीन आ गए थे बहुत सारे, बहुत लोगों की जॉब चली गई थी, तब ये फिलॉसफी आई थी एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म में ठीक है, क्राइसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, हमारी जो क्राइसिस है, सोक्रेटिस है, ऑगस्टिन है, ठीक है, इन्होंने, इन जैसे फिलोसफर्स ने इस फिलोसफी को वो किया है। ठीक है, तो मशीनों का इतना ज्यादा नंबर बढ़ गया था, लोगों की जॉब जा रही थी, तो हुआ है कि हमारी क्या एग्जिस्टेंस है, जो गॉड का नेचर का किसी का भी मान लो, जो ह्यूमन बीइंग जो सबसे सुंदर क्रिएशन है, उसकी तो एग्जिस्टेंस में सवाल पैदा हो गया है। ठीक है, जॉब नहीं है, खाने को नहीं है, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। ठीक है, मशीनों का इतना ज्यादा हो गया है, ठीक है, डिमांड आ गई है, लोगों की जॉब चली जा रही है, तो क्या है, मतलब ह्यूमन बीइंग की क्या कोई वो नहीं है, मतलब क्या कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह गई है, तब ये फिलॉसफी आई थी एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब देखते हैं क्या मेन पॉइंट्स हैं, इसमें ज्यादा नहीं है आपका, ठीक है, मेन क्या क्या पॉइंट्स हैं। नो रेडीमेड सॉल्यूशंस, ठीक है, नो रेडीमेड सॉल्यूशंस मतलब सॉल्यूशंस कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का सवाल बन जाए। जैसे प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन आपने ये बनाया कि मशीन बना दी जाए, रेडीमेड सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ह्यूमन बीइंग्स है, उस पर क्या इफेक्ट इसका होगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई सॉल्यूशन हम डिसाइड करते हैं ना, ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए कंसर्न जरूर वहां पे होना चाहिए। ठीक है, ऑल नॉलेज ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की जितनी भी नॉलेज है और वैल्यूज है, ठीक है, वो सब सेल्फ नॉलेज से ही निकलती है, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस, ठीक है, प्रीसीड्स एसेंस मतलब that man is the shore of his existence only, एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, जो ह्यूमन बीइंग अगर एग्जिस्ट करता है उसकी एक एसेंस है, ब्यूटी है, खूबसूरती है, उसको मशीन से या किसी और चीज से आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी क्वालिटीज को लेके कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए, जो ह्यूमन बीइंग कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, और एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की जरूरत नहीं है ह्यूमन बीइंग को, वो पहले भी गॉड की सबसे खूबसूरत क्रिएशन थी और वो आज भी है, जो वो कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। मैन इज फ्री, ठीक है, मैन इज फ्री, वो फ्री है, ठीक है, फ्री है और उसको फ्री रहने दो। इंडिविजुअल अलोन इज रेस्पॉन्सिबल, जो भी अगर कुछ गलत करते हो तो ह्यूमन बीइंग अपने आप ही रेस्पॉन्सिबल है अपनी चीजों के लिए। ठीक है, हम किसी और पे अपनी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, अगर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, सारी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, हम किसी और को वो नहीं बोल सकते। ठीक है, जो भी वैल्यूज हम एक्सेप्ट कर रहे हो हमारी अपनी वैल्यूज है, हम किसी के साथ वो नहीं किसी के सर पे डाल सकते कि उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म इंसान को फ्रीडम देती है, साथ के साथ ये भी दिखाती है कि आप ह्यूमन बीइंग हो तो आपकी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको लेके चलनी है। एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन एंड ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट, और इस टाइप के एजुकेशन में बोला गया था कि साइंस को से ही नफरत करने लग गए थे लोग, साइंस की वजह से ही मशीनें बनने लगी है, तो इस टाइम पे बोलते थे करिकुलम में मेनली जो ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बोले ये सब पढ़ो। साइंस ने तो लोगों की लाइफ खराब कर रखी है, उस टाइम ऐसी थिंकिंग आ गई थी लोगों में। ठीक है,
एजुकेशन, ठीक है, ऐसा होना चाहिए जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करे, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करे, ऐसा होना चाहिए। द चाइल्ड एन एंड इन हिमसेल्फ, ठीक है। और जो एग्जिस्टेंस की थ्योरी है वो कहती है ही मस्ट बी एजुकेटेड होना चाहिए इन अ मैनर, ठीक है, एक ऐसे मैनर में उसको एजुकेट किया जाना चाहिए ताकि वो अपने आप में एक शार्प इंडिविजुअल हो, ठीक है, जो चीजों को कर सके। इंडिविजुअल्स ओन एक्सपीरियंस पे फोकस करना चाहिए, मतलब एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो एक इंडिविजुअल के उसके एक्सपीरियंस को एनहांस करे, जो भी चीज सीखे वो एक्सपीरियंस भी करे। ईच इंडिविजुअल क्रिएट्स हिज ओन वैल्यूज, हर इंसान अपनी वैल्यूज खुद क्रिएट करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट को भी हमें मोटिवेट करना चाहिए कि अपनी वैल्यूज को खुद क्रिएट करे और वैल्यूज के साथ साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का भी ध्यान रखें। चाइल्ड्स इंटरेस्ट इन लाइफ, डेथ एंड एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को अपनी ये जो पूरी उसकी एग्जिस्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इस अर्थ पे वो सब समझाना, लाइफ डेथ का पूरा प्रोसेस समझाना, ये और एग्जिस्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें बच्चों को समझाई जानी चाहिए। मेंस लोनलीनेस एंड एंजाइटी, ठीक है, इंसान जब अकेला हो जाता है बहुत एंशियस हो जाता है, तो इंसानों के लिए इंसान जरूरी है, सोसाइटी का डेवलपमेंट जरूरी है, लोग जरूरी है, तो ये सब चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चाइल्ड्स ओन इनर मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ, ठीक है, इसमें बोल रहे हैं चाइल्ड हैज टू कैप्चर हिज ओन इनर मोमेंट ऑफ ट्रुथ। रियलाइजेशन के लिए टीचर एक एनवायरनमेंट बनाएगा, पर बच्चा अपने ट्रूथ या वैल्यूज खुद क्रिएट करेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि सच बोलना सही होता है तो गलत बोलने से क्या नुकसान होता है, आप एक एक्ट के थ्रू करके बच्चों को दिखा सकते हो, ठीक है, या कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो जहां दिखा सकते हो, खुद बच्चा देखेगा कि मैंने झूठ बोला तो ये हुआ, ठीक है, तो नहीं बोलना चाहिए। तो ये चीज जबरदस्ती नहीं कराना, उसको एक्सपीरियंस करा, आप एनवायरनमेंट सेट करो तो हम बच्चा खुद रियलाइज करेगा, ठीक है, अपनी वैल्यूज क्रिएट करेगा। फ्रीडम, फ्रीडम तो सेंट्रल फिलॉसफी है एग्जिस्टेंशियलिज्म की, फ्रीडम दो इंसान को, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस को अप्रिशिएट करो कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उसको अप्रिशिएट करना है। फ्री एटमॉस्फेयर, जब जहां चिल्ड्रन अपने एक्सपीरियंस को कल्टीवेट कर सकता है। चाइल्ड्स यूनिक इंडिविजुअलिटी, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसकी यूनिक इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करना है। इंडिविजुअलिज्म पढ़ा था आपने फर्स्ट ईयर में, एवरी चाइल्ड इज इंडिविजुअल एंड यूनिक, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करना है। तो इसमें ज्यादा आपको नहीं दिया गया कि कौन से सब्जेक्ट, ठीक है, क्या कैसे एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जैसे बाकी फिलॉसफीज में दी गई थी, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म वैसे भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाकी तीनों से लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इतना आता नहीं है। मेन जो आपको आएगा आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, इन तीनों से ज्यादा आता है। ठीक है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, इसमें एपिस्टेमोलॉजी मेटाफिजिक्स सब भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, ह्यूमन की एग्जिस्टेंस को अप्रिशिएट करना एक ब्यूटी है, ठीक है, ह्यूमन, इसको आप मशीनों से रिप्लेस नहीं कर पाओगे, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी है, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कभी कुछ रेयर ही केस जो अगर तुमको दे दे अदरवाइज ये नहीं आता है, ठीक है, 3 फिलॉसफीज करोगे तो एक ना एक आ ही जाएगा, ठीक है। अध्यापक और शिक्षक विद्या
इंडियन फिलोसफी मैं नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करूंगी आपके, ठीक है। इंडियन फिलोसफी सांख्य वेदांत तक स्टार्टिंग से करेंगे, अभी खत्म होना है कि बीच में अटक जाएगा। कोई छोटा टॉपिक देख लेते हैं, वो कर लेते हैं अभी हाफ एन आवर। वेस्टर्न फिलोसफी सबको क्लियर हो गई है? ऑनलाइन स्टूडेंट वेस्टर्न फिलोसफी क्लियर हो गई है? आया सबको समझ में? यस मैम। जो यूनिट 2 में से बस आपके सांख्य वेदांता फिलोसफी रह गई, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक यूनिट 3 छोटे छोटे टॉपिक से वो स्टार्ट कर लेते हैं। करिकुलम क्या होता है? पेज नंबर 99 है इंग्लिश स्कूल में। मीनिंग क्या होती है, नेचर क्या होता है, कंपोनेंट क्या होते हैं करिकुलम के। ठीक है, चलो देखते हैं करिकुलम होता क्या है। क्या होता है करिकुलम? आपको नेचर करना है, कंपोनेंट करना है, मीनिंग करनी है, ठीक है। तो करिकुलम क्या होता है? करिकुलम स्कूल में, कॉलेज में, जैसे बीएड का है, बीएड का कोर्स है ना आपका, बोलेंगे इसका करिकुलम क्या है। तो करिकुलम सिर्फ वो पेपर नहीं है जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको पढ़ रहे हैं, या सब्जेक्ट नहीं है। इसके अलावा आप जो भी फाइलें बनाते हो, जो भी प्रैक्टिकल वर्क करोगे, ठीक है, जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस रहेगा आपका 2 इयर्स के बीएड में, ये सारा सब कुछ करिकुलम के अंडर आता है, ठीक है। तो स्कूल में ऐसे ही बच्चे जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं या बुक में, उनके टेक्स्ट बुक में जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के अलावा बच्चा पूरे साल स्कूल में क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कभी साइंस फेयर में उसने पार्टिसिपेट किया, कुछ मॉडल बनाया, जो भी कर रहा है बच्चा, ठीक है, उसने जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की है, जो भी किया है, वो पूरा उसके करिकुलम के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका नेचर क्या है। नेचर देखो यहाँ पे पेज नंबर 102 नेचर। नेचर ऑफ करिकुलम क्या है? ईच सब्जेक्ट सेपरेटली। करिकुलम में हर सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया जाता है। यहाँ बीएड में आपके सारे पेपर्स अलग अलग कर दिए गए। फर्स्ट ईयर में अलग थे 5 पेपर, सेकंड ईयर में अलग है, ठीक है, तो अलग अलग है, सेपरेटली होता है। फिर कोरिलेटेड करिकुलम भी होता है, ठीक है। कोरिलेटेड करिकुलम में क्या किया जाता है? इसमें आइडेंटिटी और सेपरेट टाइम क्लास शेड्यूल, ठीक है। कोरिलेशन में स्टडी ऑफ सिमिलर टॉपिक्स इन 2 और 3 सब्जेक्ट। जैसे अगर मान लो वॉल्केनो, नेचुरल कैलामिटीज के बारे में पढ़ा रहे ना, 8th क्लास के जो साइंस में वो टॉपिक है ना, तो 8th क्लास के एसएसटी में भी वो टॉपिक होता है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है। 10th क्लास की मैथ्स में अगर ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं, तो 10th क्लास की साइंस में भी जो लाइट वाला चैप्टर है, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा वाले
न्यूमेरिकल्स है लाइट वाले चैप्टर, जैसे थीटा एंगल निकालना होता है, रिफ्लेक्शन का एंगल वगैरह निकालना होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोरिलेटेड करिकुलम, ठीक है। कोरिलेटेड करिकुलम मतलब एक ही क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट में सेम चीज पढ़ा दी जाती है, ठीक है, ताकि बच्चा एसएसटी में भी पढ़ेगा, साइंस में भी पढ़ेगा, या मैथ्स में भी पढ़ेगा, साइंस में भी पढ़ेगा, तो उसको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो साइंस में लाइट के कॉन्सेप्ट के लिए आपको साइन थीटा निकालने की जरूरत पड़ रही है, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, और मैथ्स में आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप साइंस में कैसे सॉल्व करोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट सेपरेटली भी आप बता सकते हो और सब्जेक्ट के बीच में लिंक भी क्रिएट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम या कोरिलेटेड करिकुलम, ठीक है, कोरिलेटेड रिलेट करना। ब्रॉड एरिया करिकुलम, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं, स्पेलिंग, हैंडराइटिंग, रीडिंग, लैंग्वेज स्किल, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, सब अलग अलग पढ़ाया जाता है, बहुत सारा ब्रॉड एरिया, ब्रॉड बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं ब्रॉड एरिया करिकुलम। नीड बेस्ड करिकुलम, नीड बेस्ड मतलब करिकुलम मतलब जरूरत के हिसाब से, ठीक है। जैसे 10th में जो चीजें जरूरी है, जैसे आगे 11th 12th की साइंस से जो लिंक है वो चीजें पढ़ाई जाती है कि अगर बच्चा आगे चल के साइंस लेता है तो थोड़ा बहुत ध्यान से सीख के जाए, कॉमर्स लेता है तो कोई कोई चीज एसएसटी में आजकल इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें बता दी जाती हैं, ताकि आगे बच्चा कॉमर्स पढ़ना है तो थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ से सीख के जाए। तो नीड बेस्ड करिकुलम, जैसी जरूरत है उस हिसाब से करिकुलम तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं करिकुलम कंपोनेंट। करिकुलम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, करिकुलम कंपोनेंट, ठीक है। नंबर 1 है करिकुलम एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। करिकुलम बनाने से पहले ये करिकुलम हम क्यों बना रहे हैं, एम्स ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने होते हैं, गोल्स डिसाइड करने होते हैं। जैसे अगर क्लास 6 के एसएसटी का करिकुलम बनाने बैठे हैं, एक्सपर्ट पैनल बैठता है, टीचर्स बैठते हैं, ठीक है, एजुकेशनिस्ट बैठते हैं, सब मिलके बनाते हैं। तो आपको लगता है कि अगर एनसीईआरटी के 6 का हम उठा रहे हैं, बुक उठा रहे हैं, उसमें जो चैप्टर है ऐसे रैंडमली सिलेक्ट करके डाल दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत रिसर्च हुआ है ना, बहुत वो चीज हुई है कि 6 में क्या आना चाहिए, 7 में क्या आना चाहिए, 8 में क्या आना चाहिए, बच्चों के साइकोलॉजिकल लेवल से लेके, जरूरत से लेके, ठीक है, कितनी इंफॉर्मेशन वो ग्रैब कर पाएंगे, कितनी उनके लिए जरूरी है, ये बहुत चीजें क्राइटेरिया डिसाइड होने के बाद ही डिसाइड होता है कि क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या सिलेबस का छोटा पार्ट है करिकुलम का कि कैसे बनना चाहिए, ठीक है। तो करिकुलम जो बना रहे उसका एम क्या है, अगर 6 क्लास में मान लो हमने कोई कोई चैप्टर डाले हैं तो इसका क्या है, मैं इससे पढ़ के बच्चा क्या सीखेगा। अब ये मुझे बताओ कि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर 8th क्लास में ही क्यों होते हैं, वो 6 में क्यों नहीं होता है, क्यों 6 के बच्चे, ठीक है, अभी छोटे होते हैं, ठीक है, उनको उसकी नॉलेज देना भी जरूरी नहीं है, पर 8th क्लास का बच्चा टीनेज में आ जाता है, ठीक है, तो उस टाइम में उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, उस टाइम में उसको ये सब चीजें सिखाना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए करिकुलम में ये चैप्टर 8th क्लास में इंक्लूड किया गया है, 6th क्लास नहीं किया गया है। 6th क्लास के बच्चे अभी इतना उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं है कि इन चीजों को समझ सकेंगे, बल्कि हो सकता है कि अगर बहुत छोटी एज में आपने चीजें बता दी तो गलत नॉलेज लेने की कोशिश करें गलत चीजों से, तो ये हो सकता है। तो आप करिकुलम जो बनाने बैठोगे ना, उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमारे मन में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम उस टाइम पे बच्चे को नॉलेज हम देना चाहते हैं कि टीचर खुल के समझाए बच्चे को क्लास में, ठीक है ना। तो हमारा एम क्लियर है यहाँ पे, तो मैंने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर 8th क्लास में इंक्लूड कर दिया। तो करिकुलम बनाने बैठोगे तो सबसे पहले आपको करिकुलम का एम क्या है, गोल क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपके मन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब करिकुलम के जो कुछ गोल्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे नेशनलिटी डेवलप करना, ठीक है, आपके करिकुलम में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे नेशनलिटी, ठीक है, अपने देश से जो प्यार की एक भावना होती है, ठीक है, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ हो या भड़काऊ हो या अपने देश के खिलाफ कुछ ना हो, ठीक है। नेशनलिटी जो एक बिल्ड होनी चाहिए ना अपने अंदर, उसमें कभी वो नहीं होना चाहिए। दूसरी होती है लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, करिकुलम में कुछ आप अच्छे लीडर्स के बारे में इंक्लूड करो, उसको बताओ, ताकि बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो सके। लीडरशिप डेवलप करना, अच्छा सिटीजन बनाना,
ठीक है, नेशनलिटी डेवलप करना, तो ये सब चीजें कॉमन गोल्स है जो हर सब्जेक्ट के अंदर आपके होता ही है, ठीक है। नॉलेज को बढ़ावा देना, ठीक है, लव फॉर द नेशन मैंने बोला ना, ये है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना होता है, अपना कल्चर के प्रति रेस्पेक्ट शो करना, ठीक है, ये होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई है उनको मानना, ठीक है, मोरल इंटेग्रिटी, स्पिरिचुअल विगोर, ठीक है, मोरल वैल्यूज, ठीक है, डेवलप करना, ये भी होना चाहिए। लीडरशिप फॉर द नेशन मैंने बोला, वो होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, न्यू नॉलेज को अप्लाई करना, ठीक है, ताकि ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को और हम बेटर कर सके और सोसाइटी में कुछ अच्छे चेंजेस लेके आ सके। अच्छा सिटीजन बनोगे तो सोसाइटी अच्छा बदलेगी, अच्छा ग्रो करेगी। करिकुलम, कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, उसके बाद सेकंड होता है आपने एम्स ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि करिकुलम से मुझे क्या चीजें करनी है बच्चों में चेंज, ये मेरे करिकुलम का एम है। उसके बाद आगे सब्जेक्ट मैटर, क्या डालें, कौन सा चैप्टर डालें, कितना डालें। अब रिप्रोडक्शन में चैप्टर डालते तो बहुत बड़ा थोड़ी डालते हैं, एक लिमिट में पार्ट के नाम बता दिए, ठीक है, ऑर्गन के नाम बता दिए, फंक्शन बता दिया, क्लीनलीनेस को कैसे डाइट लेना चाहिए, इतना इतना तक, ठीक है, तो ये चीज होती है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या डालें, सब्जेक्ट सेंटर्ड व्यू, ठीक है, ह्यूमन नॉलेज, तो इसमें देखना चाहिए हमें कितना डालना है, ठीक है, टॉपिक कितना रखना है, सब्जेक्ट सेंटर्ड कितना होना चाहिए। तो एक तो सब्जेक्ट सेंटर्ड थिंग्स चाहिए पढ़ाई का चीज, दूसरा देखिए लर्नर सेंटर्ड थिंग्स, बच्चे कितना कर सकेगा, ठीक है, उस हिसाब से हमें डालना है। इजी या डिफिकल्ट कंटेंट हमें कितना रखना है, छोटे बच्चों के लिए इजी लेवल रखना पड़ता है, बड़े बच्चों को थोड़ा आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है। उसके बाद सेल्फ सफिशिएंसी, जो भी सब्जेक्ट मैटर आप करिकुलम में डालते हो ना, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर टीचर एब्सेंट भी होगा ना और बच्चा खुद पढ़ रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट, बिना दूसरों की हेल्प के अगर बच्चे को पढ़ना पड़ा है, कभी टीचर अवेलेबल नहीं हो तो ऐसा इजी लैंग्वेज में और आसान होना चाहिए ताकि बच्चा पढ़ के खुद समझ सके, ठीक है। सिग्निफिकेंट होना चाहिए, जो आइडियाज, ठीक है, आप डालना चाहते हैं, जिससे आप चाहते हैं बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो चीजें होनी चाहिए। वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है, जो भी चीज पढ़ा रहे हो ना वो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। वैलिड होना चाहिए मतलब 6 क्लास के एज ग्रुप के लिए जो चीजें हैं वो उस क्लास के लिए वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी बड़ी कोई चीज बता रही हूँ या थर्ड क्लास की कोई चीज मैं 6 क्लास में समझा रही हूँ, 6 क्लास का बच्चा बड़ा है तो उस हिसाब से होनी चाहिए। यूटिलिटी, वो पढ़ाओ जो जरूरी है, ठीक है, वो पढ़ाओ जो बच्चे के काम आएगा, ये जरूर होना चाहिए। लर्नेबिलिटी, ठीक है, रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, बच्चा कितना लर्न कर पाएगा उसकी रेंज में चीजें होनी चाहिए, ठीक है। फिजिबिलिटी, ऐसी चीजें आप लिस्ट में रखो या करिकुलम में डालो जो कराना पॉसिबल है, ठीक है। मैंने बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट डाल दिए स्कूल में, बच्चों को ये भी कराओ वो भी कराओ, तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लग रही है, लैब में बहुत बड़ी कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा तो ही ये होगा। तुम सरकारी स्कूलों में चले जाओ, बहुत जगह है ही नहीं, तो तुम इजी इजी एक्सपेरिमेंट बताओ। साइंस में ऐसे भी एक्सपेरिमेंट है जो घर पे पड़ी चीजों से बन जाते हैं, है ना। तो आप एनसीईआरटी की बुक्स देखना, हमेशा उसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो आप घर की चीजों से बना सकते हो, बिल्कुल होता है ना। तो करिकुलम इसलिए ऐसा बनाया जाता है जो फीजिबल हो, जो पॉसिबल हो। मैं बड़ी बड़ी चीजें लिख दूं कि नहीं कोई वहां लेबोरेटरी में लेके जाओ ये चीज दिखाओ, पॉसिबल नहीं है। स्कूलों में भी इतने रिसोर्सेज नहीं है बहुत अंतर के, या गवर्नमेंट स्कूलों में देख लो, ठीक है, या बहुत प्राइवेट स्कूलों में है, लैब को तो ताला लगा रखा है, लेके नहीं जाते बच्चों को, कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी बुक्स में बताई होती है ताकि आप घर पे ही बना के कर सकते हो, इजी इजी एक्सपेरिमेंट, सो फिजिबल हो, ठीक है। अब जो कंटेंट अरेंज करोगे वो कैसे करोगे, ठीक है। पहले तो जो कंटेंट आपने डिसाइड किया है ना उसमें एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए मतलब आपका कंटेंट बहुत ही ओवर क्राउडेड ना हो कि बहुत सारे चैप्टर आपने डाल दिए, या लेस क्राउडेड, पता चला सेशन का आधा भी नहीं हुआ और सिलेबस पूरा खत्म हो गया, बस टीचर को कराने को ही कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वो बैलेंस जरूरी है कि इतना कंटेंट हो कि पूरा सफिशिएंट रहे साल भर के लिए, जितना टीचर इजीली करा पाए। उसके बाद आते हैं आर्टिकुलेशन, ठीक है। आर्टिकुलेशन में हर सब्जेक्ट का क्लास का जो वो है
कंटेंट वो अगली क्लास से अच्छे से लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे 6 क्लास में जो पढ़ा है उसका आगे का लिंक 7 में जो पढ़ा है 8 इस तरीके से लिंक होना चाहिए। उसका सीक्वेंस, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट मैटर आप अरेंज कर रहे हो, जो भी चैप्टर आपने बनाई है जिस क्लास के लिए भी, उसकी जब अरेंजमेंट करते हो तो सीक्वेंस सही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी चीज बता रहे हैं, लिविंग नॉन लिविंग का डिफरेंस बता रहे हैं 6 क्लास में, तो लिविंग के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है वो बताओगे, ठीक है। फिर नॉन लिविंग में ये चीजें नहीं होती तो कैसे डिफरेंस होता है, ये सब चीजें बतानी पड़ेगी आपको, तो ऐसे बताना पड़ता है, ठीक है। सीक्वेंस कैसे रखना है, इंटीग्रेशन कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल कनेक्शन मतलब एक ही क्लास में सेम चीजें आती हैं जो मैंने बोला उसके बारे में बोल रहे हैं। कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी, नए नॉलेज को पुराने नॉलेज के साथ जोड़ते चलना, उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद आता है करिकुलम एक्सपीरियंस। करिकुलम एक्सपीरियंस क्या होता है, जैसे बुक बन के आ गई, करिकुलम लिख के आ गया आपका, उसको ट्रांजैक्ट कौन करेगा क्लास में, टीचर करेगा, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हो सकती है टीचर की, बहुत सारी अलग अलग टीचिंग मेथड हो सकते हैं, फील्ड ट्रिप हो सकता है, ठीक है। कैसे टीचर एक्सपीरियंस करवाएगा, एक्सपेरिमेंट करके, चार्ट मॉडल दिखा के, फील्ड ट्रिप पे ले जा सकता है, म्यूजियम ले जा सकता है, अगर स्टार्स के बारे में समझाना है प्लानेटेरियम ले जा सकता है, टीचर उसको एक्सपीरियंस कराता है। फिर करिकुलम इवैल्यूएशन, ठीक है, करिकुलम इवैल्यूएशन होता है जो करिकुलम हमने बना दिया, मान लो किसी भी क्लास का 9th का है, 10th का है, 8th का है, करिकुलम बन गया, और उसको इवैल्यूएट भी करना होता है कि जो करिकुलम हमने बनाया है क्या वो सही है बच्चों के लिए। उसके लिए क्या होता है, टीचर्स से फीडबैक लिया जाता है, बच्चों से फीडबैक लिया जाता है, ठीक है। और जब सब अप्रूव करते हैं तो फाइनली उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। करने के बाद अप्रूवल होता है, ट्रायल होता है छोटे छोटे ग्रुप्स पे, ठीक है। छोटे छोटे ग्रुप्स पे पहले ट्रायल चलता है, जब सब अप्रूव होता है तब इम्प्लीमेंट होता है। ऐसा हमें लगता है कि एक दिन में छप के आ गई बुक और हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। करिकुलम ऐसे नहीं बनता है। तो करिकुलम इवैल्यूएशन होता है। अब इसमें एक टर्म आता है CIPP मॉडल, ठीक है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, ठीक है। CIPP मॉडल का पहला C है कॉन्टेक्स्ट, I है इनपुट, फिर है प्रोसेस, फिर है प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें पहले होता है एनवायरनमेंट ऑफ करिकुलम, करिकुलम किस क्लास के लिए बनाना है, क्या बनाना है, उसके हिसाब से देखते हैं उसको। इनपुट में इंग्रेडिएंट्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम में क्या क्या डालना है, खाना बनाते तो मसाले डालते हैं, इंग्रेडिएंट्स करिकुलम में क्या क्या डालना है, ठीक है। चैप्टर्स के अलावा एक्टिविटी क्या डालनी है, क्या क्या चीजें करानी है, वो हो गया इनपुट। प्रोसेस हो गया, वेज और मींस इम्प्लांट कैसे करेंगे, जो करिकुलम में मैंने चीजें एक्टिविटी होती है वो कैसे कराना है वो भी बताना है, ठीक है। प्रोडक्ट, और फाइनली क्या निकल के आता है वो होता है प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं CIPP मॉडल। तो इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल्स के अलावा, ठीक है, इवैल्यूएशन होता है, इसमें प्लान ऑफ एक्शन होता है, और इससे आपको पता चलता है कि कैसा है इवैल्यूएशन, जो करिकुलम बना वो सही है या नहीं, या कुछ चेंज करने की तो जरूरत नहीं है, ये चीज आपको पता चलती है। ऑब्जेक्टिव और इवैल्यूएशन आपको करना है कि किस बारे में, इवैल्यूएशन में मुझे किस चीज, सब्जेक्ट एरिया के लिए करना है कि मैंने जो टॉपिक डाल दी वो ठीक है, डिजाइन किया गया है वो ठीक है। इवैल्यूएशन में किस चीज का करना है तो पहले वो डिसाइड कर लो, फिर उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हर चीज में भी चाहो तो अलग अलग आप कर सकते हो। इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है, डेटा जो नीडेड है। अब आप इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करो, इवैल्यूएशन करना है तो टीचर से फीडबैक लोगे, डेटा गैदर करोगे। मान लो 30 बच्चों के किसी स्कूल से आपने ग्रुप खुलवाया, उनको पहले पढ़ा के दिखाया, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उसके बाद तो ये भी आप कर सकते हो। इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, कोडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डेटा, डेटा कलेक्ट करना, ठीक है, उसको वो करना, इंटरप्रीट करना, एनालिसिस करना कि हमारा सक्सेसफुल हो रही है चीज की नहीं हो रही है। उसके बाद रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन, ठीक है, पर्टिकुलर ऑडियंसेस को रिपोर्ट करना, स्टेक होल्डर्स को डायरेक्टली आप वो कर सकते हो, फॉर्मली इन कॉन्फ्रेंस, डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस करके। स्टेक होल्डर कौन है करिकुलम का,
स्टेक होल्डर कौन होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, टीचर पढ़ाएगा, बच्चा पढ़ेगा, ये सब स्टेक होल्डर्स है। और एक करिकुलम इसने तैयार किया है वो है, ठीक है। तो ये सारे हैं, तो उनसे आप डायरेक्ट कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। राउंड टेबल डिस्कशन, कन्वर्सेशन, ये सब कर सकते हो। रिसाइकल द इंफॉर्मेशन फॉर कंटिन्यूअस फीडबैक, उस इंफॉर्मेशन को रिसाइकल करो, देखो उसमें क्या काम की चीज है, फीडबैक लेते रहो, कंटिन्यूअसली मॉडिफाई करते रहो। एक फीडबैक में मान लो प्रॉब्लम आई, दूसरे ग्रुप ने भी वही प्रॉब्लम बताई, तो आप क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे, फिर इंप्लीमेंट करोगे, एक दिन में नहीं होता, मॉडिफिकेशन करके फिर इंप्लीमेंट करते हो, फिर टेस्टिंग करनी होती है। जितनी बार आपको मॉडिफिकेशन आता रहेगा आप करते रहते हो, और आपको भी लगता है कि नहीं ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, करना पड़ेगा, तो वहां पे आप करके तब जाके एक टाइम पे आके फाइनली करिकुलम बनके तैयार होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये होता है आप पूरा आपका कॉम्पोनेंट, ठीक है, कैसे कैसे करिकुलम तैयार होता है। एक छोटा सा टॉपिक और हो जाएगा आपका 15 मिनट में, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम जब बनता है तो किन किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। पहला प्रिंसिपल होता है चाइल्ड सेंटर्डनेस। करिकुलम जो भी आप बना रहे होगे ना, बच्चे के हिसाब से ही बनाना है आपको, चाइल्ड सेंटर्ड। द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स एक्चुअल पार्टिसिपेशन, मैंने बोला ना बड़े बड़े मैंने बना दिए करिकुलम में, ऐसे कर लो वैसे कर लो, पेपर पे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या बच्चा एक्चुअली पार्टिसिपेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो ऐसा करिकुलम बनाओ जहां बच्चे के लिए एक्चुअली पार्टिसिपेट करना आसान हो और कर पाए, प्रैक्टिकल चीजें रखा करो। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में बच्चा लेबोरेटरी में जा रहा है, प्लेग्राउंड में जा रहा है, ठीक है, अलग अलग जगह जा रहा है पढ़ने के लिए, तो एक्सपीरियंस, मान लो गेम्स भी कोई खिला रहे, मान लो हिंदी की चैप्टर में बुक में कोई वो है, कोई कहानी है खो खो कबड्डी से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड किसी क्रिकेटर की कहानी है, इंग्लिश की बुक में कुछ कहानी है, टेनिस के किसी प्लेयर की कहानी है मान लो, तो अब ग्राउंड में गए तो टेनिस के बारे में बता दो, टेनिस का ग्राउंड ऐसा होता है, इतने लोग खेलते हैं, ऐसे ऐसे हम इंटीग्रेट करके पढ़ा सकते हैं, है ना, ताकि बच्चे को नॉलेज वो ज्यादा मिले, थ्योरेटिकली तो बुक में पढ़ रहा है, प्रैक्टिकली भी मिले, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस, करिकुलम में जो भी आप इंक्लूड कर रहे हो कोशिश करो कम्युनिटी की अच्छाई के लिए हो, सोसाइटी की अच्छाई के लिए हो, ठीक है, ये होना चाहिए। जैसे आजकल साइंस की बुक्स में प्लास्टिक पोल्यूशन पढ़ाया जा रहा है, तो बोला जा रहा है ना बेटा डोंट यूज प्लास्टिक, और घर में भी जाके मम्मी वगैरह को मना करना प्लास्टिक नहीं यूज करना, प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत डेंजरस होता है, ठीक है, प्लास्टिक के पार्ट्स कैंसर कॉज करते हैं, बहुत सारी चीजें आप सिखा सकते हो अपने बच्चों को। ये एजुकेशन अल्टीमेटली क्या है, कम्युनिटी के लिए भी फायदा है, फायदेमंद है, ठीक है। कूड़ा कचरा यहाँ वहां ना फेंकना, ये हम सिखाते हैं ताकि अगल बगल एनवायरनमेंट है वो उसमें सफाई बनी रहे। द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर विजन, हमेशा जब भी करिकुलम बनाते हैं ना फ्यूचरिस्टिक चीजों को ध्यान में रखो, आजकल एआई की इतनी डिमांड है, कंप्यूटर की इतनी डिमांड है, तो जब भी आप करिकुलम बनाते हो तो आप बच्चों को पीपीटी बनाओ, बना के ले आओ इस टॉपिक पे, ताकि बच्चा टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेट करे, यूज करे, सीखे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, हमने बोला जो जरूरत है होगा, ठीक है, ऐसी चीजें सिखाओ जो काम आए बच्चों के, तो ये चीज होना चाहिए। सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़े बच्चे में, तो इन सब चीजों का ध्यान देना है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन, ये मैंने अभी बताया, फिर से नहीं कर रहे। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, अगेन वही जा गई, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस में जो चीजें क्लास में कर रहे हैं ना, और बच्चा लाइब्रेरी में जा रहा है, तो आप बोलो लाइब्रेरी मैम को, बोल दो कि मैम इस बार बच्चे मेरे लाइब्रेरी में आएंगे मेरी क्लास के, तो आप उनको ये वाली बुक दे देना, इसके बारे में ना बच्चा वहां भी पढ़ रहा है क्लास में, तो उसको ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। क्रिएटिव प्रिंसिपल, ठीक है, जो करिकुलम बनाते हैं ना, तो बच्चों की क्रिएटिविटी को एनहांस करने की कोशिश करो। आजकल वो आया है ना आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एनईपी 2020 कहता है कि जो भी एजुकेशन है वो कैसा होना चाहिए, आर्ट इंटीग्रेटेड। इसीलिए आजकल इंग्लिश हिंदी के टीचर्स जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड एक ड्राइंग जरूर बनवाते हैं कॉपी में, और एक पेज की राइटिंग भी करवाते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी इंक्रीज करना है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, करिकुलम ऐसा हो जो बच्चों के बीच में इंटरेस्ट पैदा करे, सब्जेक्ट मैटर ऐसा हो जिसको पढ़ाओ बताओ तो बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट हो। इसलिए आजकल की टेक्स्ट बुक में देखना छोटे छोटे बॉक्स बना के ना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखे होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत खुश होते हैं,
है ना। पढ़ाई के अलावा भी जैसे साइंस का कोई चैप्टर है तो उसमें नए नए जो साइंटिस्ट है उससे रिलेटेड जिन्होंने बहुत काम किया उस फील्ड में उनके बारे में भी बताया जाता है, जिससे उनकी जीके भी बढ़ती है और बच्चों को अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, बिल्कुल करिकुलम में उस वही सेम करिकुलम जो आपने बनाया है वही क्लास के 30-35 बच्चों को एक साथ बताया जाएगा, कराया जाएगा। तो ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया हो। ऐसा नहीं कि आपने इतना डिफिकल्ट बना दिया कि खाली इंटेलिजेंट बच्चे सॉल्व कर पा रहे और एवरेज बच्चे कर ही नहीं चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जो रिसोर्स अवेलेबल हो उस चीज को कराने के मैंने बताया जैसे। ठीक है, कि एलसीआर में ऐसे एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं मोस्टली जो घर की चीजों से हो जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन विद टीचर्स, ठीक है, करिकुलम में टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम बैठे बैठे पैनल यहाँ पे करिकुलम तैयार करते हैं, पढ़ाना क्लासों में जाके टीचर्स को है, तो टीचर से बातचीत करना, सजेशन ज्यादा जरूरी होता है। प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडर विजन, ठीक है, ब्रॉडर विजन के करिकुलम होना चाहिए जो बच्चा आगे चल के अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाए, ठीक है, सोसाइटी के लिए कुछ करे, ब्रॉडर विजन है, आगे लेकर अच्छा सिटीजन बने, तो ये सब होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन है जहां बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो, नीड्स पूरी हो, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। बीइंग अप टू डेट होना चाहिए। करिकुलम कुछ ही बनाते हो, पहले 9 प्लेनेट्स होते थे, तो अभी नया चैप्टर में भी हम 9 लिखेंगे, थोड़ी काम चलेगा, नॉलेज बदल गई तो बदलो उसको, अब 8 प्लेनेट्स हो गए, ठीक है। तो कुछ भी चेंज आई है, जैसे 10th वगैरह में एसएसटी में मनरेगा वगैरह पढ़ाते थे, अब उसका नाम चेंज हो गया, वीबीजी रामजी हो गया। तो आगे अप टू डेट जब नई बुक आएगी तो उसका नाम चेंज हो के आएगा, ठीक है, कि इस साल में ऐसे ऐसे था, इसका लॉ का नाम बदल के ये हो गया, इस ईयर में चेंज हुआ, ये सब अप टू डेट होगा बिल्कुल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप्स, ठीक है, करिकुलम होना चाहिए वो 2 डायरेक्शन में होना चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मतलब वर्टिकल का मतलब दूसरी दूसरी को इसमें ले, हॉरिजॉन्टल जो इस तरीके से। प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टी, ठीक है, लॉयल्टी मतलब करिकुलम में ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद बच्चा अपने सोसाइटी के लिए लॉयल, नेशन के लिए लॉयल, ठीक है, लॉयल्टी वाला भावना, वो धोखा देने वाला और नफरत वाली भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लॉयल्टी वाला होना चाहिए। तो ये सब है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम कैसा होगा, किन प्रिंसिपल पर बेस करके बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक ठीक है, आपको इंडियन फिलॉसफी में नेक्स्ट क्लास में संख्या में नाम था। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई दिक्कत है? समझ में आया आपको प्रिंसिपल, कंपोनेंट, करिकुलम क्या होता है? किसी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है? ठीक है, आज जो फिलोसफीज कराई है ना उसको अच्छे से करना है, ठीक है, आज जो फिलोसफीज कराई है उसको अच्छे से करिए। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, ये करिए, ठीक है। एक बार एक पेपर कंप्लीट हो जाए फिर हम इसके बाद करेंगे और पेपर्स करेंगे, तो इसको करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। एक तो आएगा वेस्टर्न फिलोसफी, एक आएगी फिक्स है, एक इंडियन फिलोसफी आती है वो फिक्स। तो इंडियन में तो 2 ही पढ़ना है, उसमें से एक आएगा ही, ठीक है, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसको थोड़ा पढ़ने में लिखने में ना थोड़ी कंफ्यूजन होती है, थोड़ी एक जैसी लगती है, सांख्य वेदांत एक जैसी लगती है, तो उसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी मैं डिफरेंशिएट कर दूं कि कहाँ अलग अलग है, ठीक है। बाकी आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म के चांसेस कम है। आपने पढ़ लिया है बट मैं कह रही हूँ उसके चांसेस कम है, तो तुम जब पढ़ो तो पहले फोकस इन तीनों पे करना, उसको रीड कर लेना, बस बहुत कम चांस है। शॉर्ट में 4 नंबर के नोट्स में आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आता वो, ठीक है। ये तीनों आने के चांसेस ज्यादा हैं आपके, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। और मैंने आपको बताया फिलॉसफी उससे भी आ सकती है, नाम से भी आ सकती है कि गांधी जी की फिलॉसफी लिखो तो आप आइडियलिज्म लिखोगे, सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल भी फेमस है, इनके नाम से आया। या स्वामी विवेकानंद भी आइडियलिस्टिक ही है,
ठीक है, उनके नाम से आया तो आपको आइडियलिज्म लिखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से आया तो आपको नेचुरलिज्म लिखना है, जॉन डेवी आया तो प्रैग्मेटिज्म लिखना है। ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है। ठीक है, बाकी जितना पढ़ाया है उसको आप स्टडी करो, नहीं कुछ समझ में आए तो पूछा करो। ठीक है, और बच्चे बहुत कम हैं तो फिर वही देखना पड़ेगा बच्चे आ क्यों नहीं रहे। ठीक है, 10 है जिसमें 2 तो हमारा ही नंबर होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय मैम।